सो नेक्स्ट चैप्टर जो नीट के लिए हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है डी एंड एफ ब्लॉक, जो कम से कम आपका पेपर के अंदर 2 क्वेश्चन तो लेके ही जाता है, 3 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, पर 2 क्वेश्चन हम डन करने वाले हैं अप्रोक्सीमेटली 30 to 40 मिनट्स के अंदर। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसके बाद में मैं लेने वाली हूँ पीरियोडिक टेबल एंड क्लासिफिकेशन, और केमिकल बॉन्डिंग में आपका डन करवा चुकी हूँ। तो बच्चा लोग, फ्यूचर डॉक्टर्स, बी रेडी। स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर डी एंड एफ ब्लॉक। सबसे पहले अभी हमने जैसे पीरियोडिक टेबल पढ़ा था, तो डी एंड एफ में हमें सबसे पहले बेसिक आइडिया होना चाहिए डी ब्लॉक का। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका क्या होता है, n-1 d 1 to 10 ns 1 to 2, ये आपका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया डी ब्लॉक का। सिमिलरली अगर हम एफ ब्लॉक की बात करते हैं तो n-2 f 1 to 14 n-1 d 0 to 1 ns 1 to 2, ये आपका ns2 ओनली, ये आपका क्या होता है एफ ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका बैकपुट होता है यहाँ से, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एस और पी के बीच में एग्जिस्ट करते हैं और इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। मेन क्वेश्चन जो यहाँ से सेट होता है, कौन से 3 एलिमेंट्स आपके ऐसे हैं जो कि डी ब्लॉक के नहीं है पर उन्हें डी ब्लॉक, यहाँ पर डी ब्लॉक के हैं पर उन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहते। जल्दी से बताइए ये 3 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, जिंक, कैडमियम और मरकरी। जिंक, कैडमियम और मरकरी आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट्स नहीं होते, बट ये हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, बट इन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते। यहाँ पर आपको बेसिक, यहाँ पर सारा का सारा थ्योरी दे रखी है, आपको कहीं और से इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड 2 सीरीज आपका एफ ब्लॉक के अंदर यहाँ प्रेजेंट होता है। हमने क्या बोला, यहाँ पर 3 सीरीज जो प्रेजेंट है उसमें जिंक, कैडमियम और मरकरी, ये जो होता है 3D, 4D और 5D सीरीज में, दे आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट बट दे आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। जिन बच्चा लोगों को नहीं याद 3D, 4D और 5D सीरीज हमारे पास में, यहाँ पर उनको एक बार में तरीका बता देती हूँ। साइंस टीचर वीना कृपलानी, मन फे को नी क्यों जान। सेकंड सीरीज जो है, यारी जरा निभा मौत तक रुक रहा पड़े आग में कूदना, ला हफ्ता वरना रे उधर इधर पिटाई और होगी। ये हमारे पास में तीनों सीरीज है जो कि हमें बिल्कुल अच्छे से याद होनी चाहिए कंपटीशन के लिए, क्योंकि यहाँ पर पोजीशंस के बेस पर भी हमारे काफी क्वेश्चंस इसके अंदर होने वाले हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी हम स्टार्ट करते हैं, एटॉमिक रेडियस। पीरियडिक में हमने अभी देखा था कि एटॉमिक रेडियस जो होता है वो डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज होता है, अलोंग द पीरियड डिक्रीज होता है, बट डी ब्लॉक में इस तरह का वेरिएशन नहीं मिलता। डी ब्लॉक में क्या होता है, डी ब्लॉक में अगर हम इन्हीं सीरीज में बात करें, मैं इनको नाम दे दूं 1 to 10, अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 एलिमेंट अगर हमारे पास में तीनों सीरीज में है, तीनों में सेम ट्रेंड आपका फॉलो होता है। स्टार्टिंग के 4 एलिमेंट तक आपका एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, देन हमारे पास में 8 तक अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाता है और 9 से 10 में एकदम से इंक्रीज हो जाता है। रीजंस क्या क्या है बच्चा यहाँ पर इसके, यहाँ क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है तो साइज डिक्रीज होता जाता है। लेकिन हम देखते हैं D4 में हमने एक्सेप्शंस कर रहे थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, याद है D4 की जगह 5 आ जाता है, तो अंदर वाले शेल में जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो वो रिपल्सिव फोर्स लगाना शुरू कर देते हैं, मतलब शील्डिंग इफेक्ट यहाँ पर लगने लगता है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो लग ही रहा था, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं और साइज अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाता है। आखिरी में यहाँ पर क्या आता है आपका, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होने की वजह से साइज जो होता है एकदम से इंक्रीज हो जाता है। ये हमारे पास में हुआ अलोंग द पीरियड अबाउट डी ब्लॉक की तीनों सीरीज का। अब अगर हम बात करते हैं नीचे 3D से 4D, 4D से 5D में आ रहे हैं, तो ऊपर से 3D, इन दोनों में साइज जो होता है इंक्रीज होता है, जबकि 4D से 5D में वापस यहाँ पर इक्वल हो जाता है। रीजन खटाखट सोचिए, आप कर रहे हैं यहाँ पर क्विक रिवीजन, तो आपका दिमाग मेरे साथ में उतनी ही स्पीड में चलना चाहिए जितनी स्पीड में मैं आपको ये लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ। जिंक से कैडमियम क्या होता है, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं तो साइज बढ़ता है, नॉर्मल कॉन्सेप्ट, बट यहाँ पर लग जाता है आपका लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, जिसकी वजह से साइज जो होता है वो छोटा होता जाता है, और शेल्स बढ़ते हैं तो साइज जो होता है वो बड़ा होता जाता है। इससे साइज डिक्रीज होगा, इससे साइज इंक्रीज होगा, तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे
और ऐसे मोलिब्डेनम, टंगस्टन, टैक्टिनियम, रुबिडियम, रुबिडियम, ऑस्मियम, इन सब का साइज जो होगा, पैलेडियम, टाइटेनियम, इनका साइज जो होता है आपका अप्रोक्सीमेटली सेम होता है। ये हो गया आपका रेडिया बेस्ड, एटॉमिक रेडियस बेस्ड क्वेश्चन, जो आपका पहला टॉपिक था। यहाँ पर आपको थ्योरी पूरी लिख के दे रखी है, अगर किसी को थ्योरी वाइज पढ़ना है एक बार स्टेटमेंट वाइज तो यहाँ से पढ़ सकते हैं फटाफट से। दूसरा हमारे पास में यहाँ पर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन 5D से जो 6D में आ रहा है हमारे पास में, उसका पॉइंट हो गया, ये भी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी आती है आपकी आयनाइजेशन पोटेंशियल। आईपी क्या होता है, आउटरमोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी एनर्जी लग रही है। तो हम यहाँ पर सिंपल क्या 4 कॉन्सेप्ट देखते हैं, इसमें कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं होता। आईपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है शील्डिंग इफेक्ट के, और अगर हाफ फील्ड और फुल फील्ड का कोई कॉन्सेप्ट आ गया तो उसका कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पर लगाना होता है। इसको हम क्वेश्चन से समझते हैं तो ज्यादा बेटर होगा। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपके पास में कॉपर है और जिंक है, इसके IP1 का बात किया जा रहा है और इसके IP2 का बात किया जा रहा है। कॉपर जो है हमारे पास में, इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है आपका 3D9 4s2 की जगह 3D10 4s1 हो जाता है, यहाँ पर 3D10 4s2 हो जाता है। ये फुल फिल्ड है तो इसका IP ज्यादा होगा कॉपर के कंपेयर में। लेकिन जब हम कॉपर का अगर कंपेयर कर रहे हैं सेकंड, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, ये हो गया है 3D10 और ये हो गया है आपका यहाँ पर 3D10 4s1। इस इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा, तो इस केस में जिंक कम हो जाएगा, कॉपर आपका ज्यादा हो जाएगा। इस तरीके से हम आईपी के क्वेश्चंस ट्रेंड बेस रट्टा ना मार के कॉन्सेप्ट वाइज कर सकते हैं। ये थी आपकी सेकंड प्रॉपर्टी आयनाइजेशन पोटेंशियल। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट की, ऑक्सीडेशन स्टेट में वेरिएबिलिटी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में बहुत ज्यादा प्रेजेंट होती है। क्यों, क्या रीजन है कि वेरिएबिलिटी, जैसे हम ग्रुप 1 का देखते हैं, ग्रुप 1 का क्या होता है, यहाँ पर +1 होता है, ग्रुप 2 का क्या होता है +2 होता है, ग्रुप 15, 16, 17, 18 में कुछ वेरिएशन होते हैं, लेकिन डी ब्लॉक में तो भर भर के एक्सेप्शंस यहाँ पर सॉरी वेरिएशंस होते हैं। एक तो इनऑर्गेनिक पढ़ाते पढ़ाते बच्चों ने ऐसा समाइंड सेट कर दिया ना तुम लोगों ने, एक्सेप्शन एक्सेप्शन वर्ड निकलता है, एक्सेप्शन भले ही वो वेरिएशन हो, कोई रीजन हो उसका। ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो वेरिएबल होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ n-1d प्लस ns ऑर्बिटल दोनों के इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। अब मैडम आपने ये डब्बे में जो सजा के लिख रखे हैं ये ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालें, तो इसके लिए हम देखते हैं स्कैंडियम जो हो गया 3D14s2 है, 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो +3 हो गया। टाइटेनियम है 3D24s2, पहले 2 इलेक्ट्रॉन निकाले फिर एक तो +2 +3 +4। इस तरीके से हम यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर आराम से निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैग्नीज है, ये हमारे पास हो जाएगा 3D5 4s2, 2 इलेक्ट्रॉन निकाले फिर 1 2 3 4 5, तो +2 से लेकर +7 तक का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। अब स्कैंडियम सीधा +3 क्यों लिख दिया, यहाँ +2 और +3 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि स्कैंडियम जो होता है नोबल गैस में पहुंचने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ना लूज करके फटाफट से 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, जिसकी वजह से ऐसा होता है। बच्चा अगर अभी आपने जो स्पेशली नीट का चैनल बनाया गया है, अगर इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं देने वाली हूँ नीट का पूरा केमिस्ट्री का 100% कंटेंट प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड जो भी क्वेश्चन से नीट 2025 में आने वाले हैं, और लास्ट में देने वाली हूँ फिजिकल इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक पूरा महा मैराथन, मतलब आपको 9 से 10 घंटे के अंदर मैं पूरी कंप्लीट केमिस्ट्री भी देने वाली हूँ। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज्यादा जरूरी है, कर लीजिए, पेपर के बाद वापस सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारे पास में क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर की बात हुई। वेरिएबिलिटी हमने देख लिया क्यों ज्यादा है, क्योंकि दोनों के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और यहाँ मिडिल एलिमेंट्स में वेरिएशन ज्यादा क्यों प्रेजेंट होते हैं, जैसे +2 से +7 हो रहा है, लास्ट में जैसे +2 है, इधर आखिरी में केवल +3 है, क्योंकि यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन के आपके नंबर जो होते हैं वो ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट है तो वो कोवेलेंट कैरेक्टर रखता है, अगर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो आयनिक कैरेक्टर रखता है। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले जो होते हैं वो हैवियर मेंबर्स होते हैं जनरली, और अगर कोई भी एलिमेंट अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो डाउन द सीरीज आने पर ऑक्सीडाइजिंग नेचर जो होता है वो डिक्रीज होता है। इसीलिए
K-4, K2Cr27 ये आपके क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। ये हमारे पास में इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी हुई। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ट्रेंड्स की, उससे पहले हम बात करते हैं एक प्रॉपर्टी और, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात कर रहे हैं तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपका मेटेलिक कैरेक्टर के। अब मेटेलिक कैरेक्टर कैसे निकाले मैडम? मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या हो गया आपका, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे देखा जाएगा? यहाँ पर जितने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे n-1d और ns में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, उतना ही ज्यादा यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लूज हो सकता है, उतना ही ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर होगा, तो उतना ही ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होगा। इसलिए यहाँ पर क्रोमियम, मोलिब्डेनम और टंगस्टन ये क्या होते हैं, कॉन्फ़िगरेशन में आखिरी में रखते हैं आपका D5S1। जैसे क्रोमियम हो गया 3d5 4s1, ऐसे ही मोलिब्डेनम हो गया 4d5 5s1। तो मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट होते हैं। और टंगस्टन जो होता है वो हाईएस्ट हमारे पास होता है, हार्डेस्ट मेटल होता है, जिसकी वजह से बल्ब फिलामेंट्स में हम इसको यूज करते हैं। दूसरा अगर हम बात करते हैं जिंक, कैडमियम और मरकरी, ये क्या होते हैं, फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पर मरकरी जो होता है लिक्विड की फॉर्म में प्रेजेंट होता है रूम टेम्परेचर पे। ये क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट आ सकते हैं, हार्डेस्ट मेटल्स पूछ लिया। ऐसे ही ऑक्सीडेशन नंबर में एक पॉइंट और हम बात कर सकते हैं यहाँ पर कि ऑस्मियम जो होता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है हाईएस्ट होता है, दैट इज +8 होता है। ये हमारे पास में यहाँ मेल्टिंग पॉइंट और मेटेलिक कैरेक्टर के क्वेश्चंस हुए। अब अगर हम बात करते हैं फ्लोराइड्स की स्टेबिलिटी की, तो फ्लोराइड्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर स्टेबल होते हैं, लोअर में नहीं होते। समझिए पॉइंट को, स्टेबिलिटी फ्लोरीन और ऑक्सीजन की जो होती है वो हमारे पास में किसकी बेसिस पर होती है, उसकी लैटिस एनर्जी के बेसिस पर होती है यहाँ पर। इसलिए, और या फिर हम बोल सकते हैं बॉन्ड एंथैल्पी के बेसिस पर होती है। इसलिए VF5 एग्जिस्ट करता है, CrF6 एग्जिस्ट करता है, लेकिन VF2 जो होगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में ये स्टेबल आपके नहीं होते हैं। उसी के हमने यहाँ पर एग्जांपल्स ले रखे हैं। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं एक कॉमन क्वेश्चन, कॉपर जो होता है Cu2+ जो होता है एक्वस फेज के अंदर यहाँ पर प्लस की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, बिकॉज ये डिसप्रपोर्शन रिएक्शन में जाके Cu2+ और इसमें चला जाता है। डिसप्रपोर्शन रिएक्शन क्या होती है बच्चा लोगों? डिसप्रपोर्शन होती है जब एक ही कंपाउंड में एक ही एटम का ऑक्सीडेशन भी हो जाए और रिडक्शन भी हो जाए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिसप्रपोर्शन रिएक्शन बोलते हैं। ये हमारे पास में यहाँ पर डायरेक्ट रीजनिंग वाले पॉइंट्स हो गए जो कि आते हैं। ये रहा आपका पोटेशियम का यहाँ पॉइंट, Cu2+ जो होता है, Cu2+ जो होता है ये 2+ और Cu में कन्वर्ट हो जाता है डिसप्रपोर्शन रिएक्शन में जाके, उसकी वजह से ये रूम टेम्परेचर पे यहाँ पर एक्वस फेज में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपका इसका होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा है, वरना मैं अभी कराऊंगी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। जब मैं फिजिकल स्टार्ट करूंगी तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मैं पूरे डिटेल में पढ़ाऊंगी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अभी आप ये समझिए कि वो हाइड्रेशन एनर्जी, सब्लिमेशन एनर्जी और यहाँ पर डिसोसिएशन एनर्जी पर डिपेंड करता है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर हाइड्रेशन एनर्जी, जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, आयनाइजेशन एनर्जी, 3 फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है यहाँ पर। एंथैल्पी हाइड्रेशन एनर्जी पे, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन मतलब इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी वगैरह, इन पे डिपेंड कर रहा है। तो ये वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, नेगेटिव होती जाती है लेफ्ट टू राइट जाने पर। और कॉपर जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होती है, इसकी E0 की वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव होती है। कॉपर डज नॉट लिबरेट, हम बोल रहे हैं यहाँ पर हाइड्रोजन फॉर्म एसिड्स, यहाँ पर ये हाइड्रोजन लिबरेट नहीं करता। और 3 वेरिएशंस जो हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, मैग्नीज का, निकल का और जिंक का। E0 की अगर 3+ से 2+ की वैल्यू, ये एक अच्छा क्वेश्चन होता है पेपर का, इसमें थोड़े से आप लोग अटक जाते हैं। यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं इसके अंदर ट्रेंड्स के अंदर, अगर हम जिंक की बात कर रहे हैं, Zn जो होता है उसकी वैल्यू रेस्पेक्टिवली क्या होती है, यहाँ Mn3+ की क्या होती है, यहाँ पर 2+ से कंपैरेटिवली एक्सपेक्टेड से ज्यादा होती है हाफ फील्ड गेन करने के लिए।
सिमिलरली Zn+2 की फुलफिल्ड होने के लिए। और ऐसे ही निकल जो होता है उसकी हमारे पास में वैल्यू जो होती है मोर नेगेटिव होती है, क्योंकि इसका मोर नेगेटिव यहाँ पर हाइड्रेशन एनर्जी हो जाता है। ये हमारे पास में कुछ पॉइंट्स है जो कि इसके लिए हमें यहाँ पर याद होने चाहिए। ऐसे ही Fe3+ जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है Fe2+ से, ड्यू टू हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, ये D5 में प्रेजेंट होता है। स्कैंडियम जो होता है Sc3+ की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, क्योंकि ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन रख लेता है, ये +2 की फॉर्म में नहीं होता, तो ये रिडक्शन पोटेंशियल के कुछ वेरिएशन से, वरना नॉर्मल क्या होता है ये लेस नेगेटिव हमारे पास में होती जाती है। सब पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। +2 Zn जो होता है हाफ फिल्ड, यहाँ पर फुल फिल्ड के लिए निकल की वैल्यू जो होती है नेगेटिव हो जाती है हाइड्रेशन एनर्जी की। जो जो मैंने यहाँ बताया है आपके सब पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, आपको पीडीएफ आराम से मिल जाएगा पूरे नोट्स का। आप कहीं और से ना भी पढ़ के आए तो नीट के पेपर में बहुत आराम से बहुत अच्छा स्कोर करके आ सकते हैं, केवल इतना पढ़ के जा रहे हैं तो भी। रिएक्टिविटी की अगर बात करते हैं तो हमने देखा बहुत सारे वेरिएशन है, यहाँ एटॉमिक रेडियाई का वेरिएशन है, आईपी का वेरिएशन है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वेरिएशन है, मतलब जो भी फैक्टर्स रिएक्टिविटी को इफेक्ट करते हैं वो सब यहाँ पर वेरिएबल है। तो इसलिए रिएक्टिविटी जो करती है यहाँ पर रिएक्शंस के अंदर बहुत ज्यादा यहाँ पर वेरी करती है। जनरल ट्रेंड की अगर हम बात करें, लेस नेगेटिव ई नॉट की वैल्यू होती जाती है, मतलब ऑक्सीडेशन करने की जो टेंडेंसी होती है वो डिफर करती जाती है, तो उसकी वजह से यहाँ प्रॉपर्टीज में वेरिएशन आता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट हमारे पास में एक महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आपका डी एंड एफ ब्लॉक में थे, दैट इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एंड कलर। कलर डायन फॉर्मेशन या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपका जनरली होता है। दिस इज स्टार मार्क टॉपिक। हमें पता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं तो पैरामैग्नेटिक, अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो आपके पास में डायमैग्नेटिक। म्यू का जो फॉर्मूला होता है आपका वो क्या होता है, √n+2 बोर मैग्नेटॉन, एंड जो होता है आपका वो क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब अगर आपने कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ी सी भी गड़बड़ की तो आपके आंसर्स आ जाएंगे गलत। जैसे इसमें पूछ लिया कि सबसे ज्यादा मैग्नेटिक नेचर या हाईली मैग्नेटिक कौन सा होगा, हमें ये 4 ऑप्शंस यहाँ पर दे दिए, Cr+ हमारे पास में इस तरीके से यहाँ पर +2 +3 ले लो, कुछ भी ले लो, ये हमारे पास में दे दिए। अब बच्चे क्या करते हो तुम लोग, 3d6 4s2 की जगह अगर आपने कॉन्फ़िगरेशन लिखा 4s2 3d6, सही तो वो भी है, लेकिन वो जनरल कॉन्फ़िगरेशन को मैच नहीं करता तो वो आंसर गलत लेके आता है। ये मैंने कॉन्फ़िगरेशन में आपको बताया था। तो 3d6 4s2 में से 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन आपके बच रहे, इसका मतलब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच गए। कैसे बच गए 4 वो भी देख लीजिए एक बार। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर इसकी म्यू की वैल्यू निकालने को होती है तो दैट इज √nn+2 4 4+2 बोर मैग्नेटॉन, ये हमारे पास में यहाँ पर इसका म्यू का वैल्यू हो जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट का। 3d6 4s2 में से 3 इलेक्ट्रॉन निकालने तो 2 1 यहाँ से, तो ये क्या हो गया 3d5, 5 आपके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। स्कैंडियम है Sc+3 ले लो, ये +1 में तो होता ही नहीं है, +3 है तो ये क्या हो जाएगा 3d1 4s2, तीनों इलेक्ट्रॉन निकाले तो ये आपका बच गया 3d0, इसका मतलब यहाँ तो ये डायमैग्नेटिक हो गया। और ये होता है आपका 3d5 4s1, क्रोमियम 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए तो आपका बचेगा 3d3, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके हो गए 3, तो मैक्सिमम मैग्नेटिक नेचर क्या हो गया आपका Fe3+ का हो गया। ये एक रिपीटेड पैटर्न का क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको इस तरह का क्वेश्चन करा दिया यहाँ पर। दूसरा, अगर बोला कि कलर आयन फॉर्मेशन टेंडेंसी कौन से रखते हैं, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। क्यों रखते हैं, क्योंकि जब ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन जाएगा, जब ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन जाता है तो यहां से पास होने वाली एनर्जी को ये एब्जॉर्ब कर लेता है। एनर्जी का फॉर्मूला Sc/λ, लैम्डा बदलता है, वेवलेंथ बदलता है तो आपका कलर बदलता है। तो ये हमारे पास में रीजनिंग का क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ से असर्शन रीजन क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर है यहाँ तक सब कुछ? कोई डाउट हो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। और भी कुछ पढ़ना है, कहाँ कहाँ आपको केमिस्ट्री में दिक्कत आ रही है, केमिस्ट्री रिलेटेड कोई भी डाउट है आपका, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताते जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि बहुत हेल्प होने वाली है आपके इस कंटेंट से आने वाले पेपर में। ये कलर्ड फॉर्मेशन आपका सारा हो गया। कुछ प्रॉपर्टीज हमारे पास डायरेक्ट आती हैं, लाइक दे फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड, ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्मेशन टेंडेंसी रखते हैं। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या होते हैं, जब
कुछ एटम्स के बीच में एक स्मॉल एटम आके ट्रैप हो सकता है, चिपक सकता है। अब आप लोगों ने क्योंकि वो तो पढ़ नहीं रखा सॉलिड स्टेट, क्योंकि आपके कोर्स में से तो हट गया था, तो यहाँ पर ये जो खाली स्पेस होती है इसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट या वॉइड। अब इस जगह पर अगर कोई एटम आके ट्रैप हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्मेशन टेंडेंसी रखते हैं, क्योंकि इनके एटम्स का साइज अप्रोक्सीमेटली सेम होता है, तो उसमें कोई भी चीज बीच में आके आराम से सेटल डाउन हो सकती है। और दूसरा रीजन, यहाँ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट प्रेजेंट होता है, तो उसकी वजह से वो ज्यादा से ज्यादा बॉन्डिंग कर लेते हैं। ये कंपैरेटिवली हार्डर होंगे, ये हार्डनेस के मामले में बहुत ज्यादा है, इनका मेटेलिक कंडक्टिविटी जो होती है वो रिटेन रहती है, केमिकली इनर्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि ये मोस्ट स्टेबल हो जाते हैं पूरा पैक स्ट्रक्चर बना के। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो कि यहाँ याद रखिएगा। सिमिलरली ये क्या करते हैं, एलॉय फॉर्मेशन टेंडेंसी रखते हैं। एलॉय फॉर्मेशन मतलब मेटल मेटल का मिक्सचर, नॉन मेटल का मिक्सचर। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनका सिमिलर सेम पॉइंट, अगेन इनका सिमिलर रेडियाई होता है, तो ये आपस में एक दूसरे के अंदर इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है एलॉयज का वो कंपैरेटिवली हाई होता है, जिससे बनते हैं उनके कंपेयर में। कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर दे रखे हैं। फॉर एग्जांपल ब्रास जो होता है कॉपर और जिंक से मिलकर बनता है, ब्रोंज जो होता है आपका कॉपर और टिन से मिलकर बनता है। कभी कभी मैच दी कॉलम में इनको भी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लेते हैं हम, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स ही देखा होगा ज्यादातर कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। कैटलिस्ट मतलब हमारे जैसा काम करते हैं, जो कि आपकी रिएक्शन की पढ़ाई की रेट को इंक्रीज कर रहे हैं, आपकी मेहनत को कम कर रहे हैं, और जहां थे वहीं के वहीं रह जा रहे हैं। रिएक्शन के प्रोडक्ट में हमारा कोई काम नहीं है, मतलब आफ्टर सिलेक्शन हम कहां तुम कहां, वो वाली कंडीशन। तो बच्चा यहाँ कैटलिस्ट की तरह कैसे बिहेव करता है डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, बिकॉज यहाँ पर क्या होता है, सरफेस के ऊपर फ्री वैलेंसीज प्रेजेंट होनी चाहिए, तब कोई भी कंपाउंड या एलिमेंट जो होता है वो क्या करता है, कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है। सरफेस एरिया ये प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, डी ऑर्बिटल्स वेकेंट होता है, तो उसकी वजह से ये क्या करते हैं, यहाँ पर मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट रखने की वजह से ये क्या करते हैं, इजीली कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं और कैटलिस्ट की तरह यहाँ बिहेव करते हैं। फॉर एग्जांपल वैनेडियम पेंटाऑक्साइड हो गया आपका, पैलेडियम हो गया, प्लेटिनम हो गया, निकल हो गया, काफी हमने यहाँ पर पढ़े होंगे जो कि इसके अंदर यहाँ पर आते हैं। अगर नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्मेशन टेंडेंसी रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर वेकेंट और डी ऑर्बिटल होता है, तो वो लोन पेयर एक्सेप्ट करके कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। तो ये कुछ ट्रेंड्स थे डी ब्लॉक के, जो वेरिएशन वाइज क्वेश्चन थे, रीजनिंग क्वेश्चन थे, नो रट्टा मार, हम सीधे से कॉन्सेप्ट वाइज इनको एक बार समझ के जाएंगे तो क्वेश्चन आराम से करके आ सकते हैं। ऑक्साइड्स और ऑक्सो आयंस की बात करते हैं, तो हमें पता है कोई भी एलिमेंट अगर अपने लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, जैसे MnO है, तो वो बेसिक होता है। अगर कोई अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, जैसे +7 में हो गया, मैग्नीज +7 में हो गया तो एसिडिक हो गया, MnO में हो गया, लोअर में हो गया तो बेसिक हो गया। तो हमारे पास में जैसे जैसे स्कैंडियम में बेसिक हो गया, TiO हो गया, बेसिक हो गया, बेसिक हो गया, और TiO2 क्या हो गया, एम्फोटेरिक हो गया। हमें इसमें एग्जाम्पल किसके याद रखने हैं, मैंने पीरियडिक में ट्रिक बताया था, जनाबे अली वाला, याद है ना। एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो है वो कैसे याद रख सकते हैं, पीरियडिक में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इसके अंदर आप वैनेडियम का एग्जाम्पल अलग से याद करके जाइएगा। V2O5 दिखने में हमें एसिडिक लगता है, लेकिन वो बेसिक होता है, लेस बेसिक होता है। V2O4 जो होता है वो एम्फोटेरिक होता है। ये एग्जाम्पल हमें अलग से याद रखने, ये तो जनरल एग्जाम्पल हो गए हमारे। उसके अलावा हमारे पास में जो नेक्स्ट कंपाउंड आता है यहाँ पर, दैट इज K2Cr2O7। इसकी रिएक्शन बेस अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आपको इसकी प्रिपरेशन तो याद होनी चाहिए। K2Cr2O7 किससे मिलकर बनता है, पोटेशियम क्रोमाइड जो होता है Na2CO3 के साथ में रिएक्शन करा रहे, क्रोमाइड बनता है यहाँ पर। इसको जब H2SO4 के साथ में रिएक्ट करवाते हैं तो यहाँ पर Na2Cr2O7 बनता है। फिर KCl के साथ में रिएक्शन करा रहे हैं तो आपका K2Cr2O7 बनता है। ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इसका मतलब ये सामने वाले को क्या कर रहा है, यहाँ पर ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, मतलब खुद का रिडक्शन कराता है और सामने वाले को क्या करता है, ऑक्सीडाइज करवाते हैं। तो ये हमारे पास में क्या हो गया, इसके कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं।
जैसे ये फेरस को फेरिक में कन्वर्ट कर देता है एसिडिक मीडियम में, यहाँ पर बेसिक मीडियम में ये CrO4 2- में कन्वर्ट हो जाता है, एसिडिक मीडियम में Cr2 2 में कन्वर्ट हो जाता है। ये आयोडाइड को आयोडीन में, सल्फाइड को सल्फर के अंदर, Sn+2 को +4 में, फेरस को फेरिक में, मतलब सामने वाले को ऑक्सीडाइज करके खुद रिड्यूस होने का काम कर रहा है। जैसे K2Cr27 है, सिमिलरली वैसे ही आपका KMnO4 है। प्रिपरेशन आपको याद होनी चाहिए इसकी, प्रिपरेशन के बाद में सिमिलरली एसिडिक नेचर रखता है। ये था हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट्स। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट जो होता है ये क्या होता है हमारे पास, इसको हम बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या टाइम हो रहा है बच्चों, कितना टाइम हो चुका है लेक्चर को? 25 मिनट्स हुए हैं। आपको 10 मिनट से 15 मिनट के अंदर डी एंड एफ ब्लॉक में खत्म कर दूंगी। यहाँ हमारे पास में क्या है, N-1D। ये क्या होता है, अंदर वाले शेल में अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, इसकी वजह से हम क्या बोलते हैं, इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। दो सीरीज प्रेजेंट होती है, लेंथेनॉइड्स एंड एक्टेनॉइड्स। लेंथेनॉइड्स जो होता है उसको पढ़ना आसान होता है एक्टेनॉइड के कंपेयर में, क्योंकि लेंथेनॉइड्स का ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है स्टेबल होता है, दैट इज +3, जबकि एक्टेनॉइड्स में +2 +3 +4 आपका वेरी करता है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मैं बार बार बोल रही हूँ, आने वाले सारे चैप्टर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहले पॉज करिए, सब्सक्राइब करिए, फिर आगे पढ़िए। चलिए देखिए यहाँ पर हमारे पास में क्या है, डी ब्लॉक के अंदर हमने पढ़ा था ट्रांजिशन एलिमेंट, ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। एक्टेनॉइड्स में ज्यादातर एलिमेंट आपके क्योंकि रेडियो एक्टिव होते हैं तो भी उनको पढ़ना मुश्किल होता है। ये आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गए। इसमें मैंने आपको एक्सेप्शंस याद करवाए थे, कॉन्फ़िगरेशन में ट्रिक बताया था कि यहाँ पर D की जगह यहाँ पर क्या आ जाता है आपका 4F7 की जगह 8 की जगह 7 आ जाता है। ये हमारे पास में गैडोलियम जो होता है 64, ये नंबर बहुत पूछा जा रहा है पेपर में, तो आप इसका कॉन्फ़िगरेशन मिस मत करके जाइएगा। ऐसे ही हमारे पास अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो इसमें पढ़नी है ब्लॉक में वो सिर्फ ये है एटॉमिक रेडिया है। एटॉमिक रेडिया रेगुलर इंटरवल में लेंथेनॉइड्स में डिक्रीज होता है। आपको सबको पता होगा ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, जैसे ही 4F में इलेक्ट्रॉन आते हैं तो वो लगाना तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज चाहता है, यहाँ पर शील्डिंग इफेक्ट चाहता है, लेकिन वो क्या करता है अंदर की तरफ प्रेजेंट है। ध्यान से समझिए, जैसे अगर मैंने बोला ये 4F है, ये 5D है और 6S है, हमें पता है 5D तो लगभग खाली रहता है, ये 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4D में पर यूनिट वॉल्यूम जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं वो क्या करता है अंदर की तरफ अट्रैक्शन बढ़ाता जाता है, जिसको हम बोलते हैं इम्परफेक्ट शील्डिंग ऑफ 4F ऑर्बिटल। ऑप्शन में आपको ये वर्ड मिले सीधा टिक मार देना। इसको हम बोलते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, जिसकी वजह से साइज डिक्रीज होता है। लेकिन अगर मैं यहीं पर कंपेयर करते हुए चलती हूँ एक्टेनॉइड्स को, एक्टेनॉइड्स में साइज जो होता है इरेगुलर पेटल में डिक्रीज होता है, क्योंकि एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इतना इफेक्टिवली काम नहीं करता जितना इफेक्टिवली हमारा लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन काम करता है, वो पुअर हो जाता है कंपैरेटिवली। दूसरा अगर हम बात करते हैं बाकी प्रॉपर्टीज की, ये क्या है हमारे पास आईपी, इसका साइज बड़ा होने की वजह से कंपैरेटिवली लो होता है। फर्स्ट आईपी जो होता है वो 600 किलो जूल तक होता है और सेकंड आईपी जो होता है इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद में 1200 किलो जूल तक होता है। यहाँ पर हमारे पास में इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर का होता है। ये कलर्ड आयन फॉर्मेशन टेंडेंसी रखेंगे, ऑब्वियसली बात है F1 से लेकर F13 तक यहाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे तो ये कलर्ड आयन फॉर्मेशन टेंडेंसी ज्यादा रखेंगे। सिमिलरली मैग्नेटिक नेचर भी सेम हो जाएगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन आपके अगर प्रेजेंट है तो वो क्या करेंगे यहाँ पर मैग्नेटिक नेचर शो करेंगे, पैरामैग्नेटिक होंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट हमने लेंथेनॉइड का अभी बोला था +3 ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर स्टेबल होता है, लेकिन Ce और Gb का जो होता है वो आपका +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी होता है। ये ओकेशनली हम बोल सकते हैं यहाँ पर +2 एंड +4 आयंस इन सॉल्यूशन और इन सॉलिड कंपाउंड्स आर आल्सो ऑब्टेन्ड, मतलब ये जरूरी नहीं है हमेशा हो, ये हमारे पास में हो सकते हैं हाफ फील्ड वगैरह गेन करने के लिए। नेक्स्ट अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर इनकी बात करते हैं तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज लेंथेनॉइड की बहुत इजीली पढ़ी जा सकती है। अगर किसी का ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है +3 है तो बहुत आराम से बता सकते हैं कार्बाइड कौन से बनेंगे, नाइट्राइड कौन से बनेंगे, सल्फाइड कौन से बनेंगे, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करते जाइए आप इसे। हमने ऑक्सीजन के साथ में कराई Ln2O3 बन गया, एसिड के साथ में कराई हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो गई, हैलोजन के साथ में यहाँ पर LnH3 बन गया। बहुत आराम से इसे पढ़ा जा सकता है।
लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं एक्टिनॉइड की, तो हमने देखा यहाँ यूरेनियम के बाद प्रेजेंट होने वाले एलिमेंट्स ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स कहलाते हैं। इनका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 +3 +4 आपका वेरी करता है। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं एटॉमिक रेडियाई में वेरिएशन जो होता है वो इरेगुलर पैटर्न में डिक्रीज होता है, क्योंकि यहाँ पर पुअर शील्डिंग होता है 4f इलेक्ट्रॉन का, तो उसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है, इरेगुलर पैटर्न में आपका डिक्रीज होता है। ये आपके रेडियाई के यहाँ पर ऑर्डर हो गए। ये फिर आपका 96 जो हो गया वो एक्सेप्शन वाला केस होगा, जो कि आपको याद रखना रहेगा। 4 8 की जगह 7 कर दो। अगर हम आईपी की बात करते हैं तो इसका आईपी लैंथेनॉइड के कंपेयर में छोटा होगा, ज्यादा होगा या कम होगा? साइज है बड़ा तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे आसानी से, तो आईपी क्या होगा, कम होगा। कलर प्रॉपर्टी और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आपकी सेम हो गई। तो ये सब तक हमारे पास में डी एंड एफ ब्लॉक की प्रॉपर्टीज, बहुत ही आराम से स्कोर करा देने वाला चैप्टर होता है ये। जरा सा हम फटाफट से इसमें नीट में प्रीवियस 2024, 23, 22 में किस पैटर्न के क्वेश्चंस आए उन पे नजर डाल लेते हैं। बेयर्स रिएजेंट क्या होता है, ये आपका क्वेश्चन जो है या तो आप ऑर्गेनिक में से भी कंसीडर कर सकते हैं या आपको पता होना चाहिए। अभी हमने पढ़ा था यहाँ पर कोल्ड डाइल्यूट जो पोटेशियम पर मैग्नेट होता है हमारे पास में, इसको हम क्या बोलते हैं, बेयर्स रिएजेंट बोलते हैं। जिन बच्चा लोगों को नहीं पता रट्टा मार लेना यहीं से। दूसरा अगर हम बात करते हैं यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन हैव सेम स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट। किसका स्पिन सेम होगा, जिसके नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन आपके सेम आ रहे होंगे। फर्स्ट ऑप्शन है, नहीं दिख रहा होगा आपको, हो सकता है Zn2 और Ti+2। Zn+2 में 3d10 है, जबकि यहाँ पर टाइटेनियम 3d2 4s2 होता है, तो ये क्या बचा, केवल 3d2। ये ऑप्शन तो नहीं है। सेकंड ऑप्शन है Cr+2 और Fe2+, इसके अंदर 3d6 बच रहा है और यहाँ पर आपका 3d4 बच रहा है। शायद तक 3d5 4s1 होता है, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दी फॉलोइंग हमारे पास में है, तो बी आपका एक सही ऑप्शन हो गया। दोनों में 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तीसरा हमारे पास ऑप्शन दिया है Ti+3 और Cu2+, ये क्या हो गया आपका 3d9 हो गया। इसका मतलब यहाँ पर आपके एक अनपेड इलेक्ट्रॉन बच रहा है। और टाइटेनियम साइंस टीचर 3d3 4s1, ये भी आपका सही हो गया। 3d2 4s2 होता है, 2 और 1 इलेक्ट्रॉन निकला 3d1, दोनों में अनपेड इलेक्ट्रॉन सेम है, ये भी आपका ऑप्शन सही है बी और सी। तो ये आपका क्या हो गया, डी ऑप्शन हो गया। ये आपका एक रिपीटेड पैटर्न का क्वेश्चन है, आपको ढंग से करना आना चाहिए। ये सेम क्वेश्चन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा जो अपने मैक्सिमम उसमें प्रेजेंट होगा, तो ये तो सीधा Ce4+ और आपका Tb+4 उसका हो गया यहाँ पर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में जो प्रेजेंट है। ultraviolet light absorb bands in the spectra of lanthanoid ions X, probably because of excitation of electron involving Y. The X and Y are, हमारे पास में क्या बोला है यहाँ पर, क्या होगा, ब्रॉड होगा या नैरो स्पेक्ट्रम बनेगा, पहला क्वेश्चन ये पूछा है। और दूसरा हमारे पास किस ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होगी, तो यहाँ पर हमें पता है लैंथेनॉइड है, तो यहाँ पर हमारे पास n-1d और n-2f दोनों की यहाँ पर पेयरिंग हो सकती है। तो यहाँ d एंड f ऑर्बिटल दोनों पार्टिसिपेट कर सकता है, और यहाँ f ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा और नैरो स्पेक्ट्रम जो होगा वो यहाँ पर फॉर्म होगा। एटॉमिक से मिलाता हुआ क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, करेक्ट आंसर फॉर दी फॉलोइंग। अगर हमें पूछा लैंथेनॉइड, ये तो मैच दी कॉलम है, हमें पता है डी ब्लॉक में क्या होता है, यहाँ पर मैग्नीज प्रेजेंट होता है, एस ब्लॉक में सीजियम प्रेजेंट हो गया, पी ब्लॉक में, ये तो प्रिडिक्टेबल आपको याद होना चाहिए, लैंथेनॉइड हो गया, सीरियम, ये कोई क्वेश्चन करने वाला नहीं था आपका। सीधा आपको प्रिडिक्टेबल में कौन कहाँ प्रेजेंट है इतना तो करते करते याद हो गया होगा। अगला इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है यहाँ पर, पीई तो नहीं होगा यहाँ, PET3 AsPH3 are ligands can form d-pi bond with transition element। अगला बोला है NN सिंगल बॉन्ड इज एन स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर्ड टू PP सिंगल बॉन्ड। NN का ऑब्वियस सी बात है एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, जबकि P में क्या होता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। तो ये ही हमारे पास में क्या है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, वीक होगा, क्योंकि यहाँ पाई बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। तो सेकंड आंसर हो गया। नाइट्रोजन हैज यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म p-pi मल्टीपल बॉन्ड विद नाइट्रोजन कार्बन, नाइट्रोजन सही है। नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म d-pi, ऑब्वियस सी बात है।
नाइट्रोजन में अगर डी ऑर्बिटल ही अवेलेबल नहीं है तो फिर वो पी पाई डी पाई कैसे करेगा। ये पी ब्लॉक मिलाता हुआ क्वेश्चन था आपका, तो मिक्स क्वेश्चन था आपका, ये एग्जैक्टली पी ब्लॉक का क्वेश्चन नहीं था, ना डी ब्लॉक का था, मिक्स क्वेश्चन था आपका ये। वापस मैग्नेटिक मोमेंट का क्वेश्चन आ गया आपका। यहाँ मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पर किस किस का पूछा, Ti+3 हमारे पास में, Cr+2 ऑप्शंस में लिख देती हूँ, ये है Cr+2, नेक्स्ट ऑप्शन है Mn+2, नेक्स्ट ऑप्शन है Fe2+ और Sc3+। मैग्नेटिक मोमेंट बताइए, ये तो 0 होता है, हटा दो, इसमें 3d6 बचता है, यहाँ 3d5 बचता है, क्रोमियम में 3d4 बचता है और यहाँ पर 3d1 बचता है। हमें बोला स्पिन मैग्नेटिक सेम फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, किसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन सेम है, 4 और 6 में Cr+2 के अंदर बी और डी में हमारे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन सेम है। तो ये आपका इस तरह से करते हैं अनपेड इलेक्ट्रॉन सेम देख के क्वेश्चन। अगला ई नॉट के आगे डायरेक्ट क्वेश्चन, मैंने बोला था ई नॉट का ये डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरह से आता है। ये आपका 2024 की नीट के पेपर का ही क्वेश्चन है। Mn3+ और 2+ की वैल्यू मोर पॉजिटिव होती है Cr+3 और इससे, क्योंकि यहाँ पर ये क्या करता है, D4 से D5 कॉन्फ़िगरेशन के अंदर चला जाता है। अभी अभी हमने देखा था ये कंडीशन। अगला क्वेश्चन लैंथोनाइड डायमैग्नेटिक, सेम क्वेश्चन है, अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालो, अनपेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर यहाँ पर कर लेना। ये डायरेक्ट आपका लैंथोनाइड और एक्टिनोइड का सिमिलर पैटर्न का क्वेश्चन हो गया। आगे क्वेश्चन पे आते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ Cu2+ आयन, वापस आ गया वैसा ही क्वेश्चन। 2+ जो होता है Cu+ सॉल्ट के सॉल्यूशन में नहीं एग्जिस्ट करता ड्यू टू हाइड्रेशन एनर्जी। ये हमने पढ़ा था वहां पर कि हाइड्रेशन एनर्जी एक्वस मीडियम के अंदर प्रेजेंट होता है Cu2+, तो वो क्या करता है, डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन में चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ, और ट्रांजिशन में, मैम ये क्वेश्चन तो हम देख के छोड़ देंगे, इतनी थ्योरी कौन पढ़ेगा बच्चा। बायो में तो इससे भी बड़ी बड़ी थ्योरी के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो केमिस्ट्री में एटलीस्ट ये मक्कारी तो बिल्कुल भी मत करना। All the transition metal except vanadium form MO oxide which are ionic। क्या स्कैंडियम को छोड़कर जितने भी हमारे पास में कंपाउंड्स बनते हैं ऑक्साइड के, वो आयनिक होते हैं? नहीं, यहाँ पर हमारे पास में स्कैंडियम+3 में होता है। ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, सही है। आगे बढ़ते हैं, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर कॉरेस्पॉन्डिंग टू द ग्रुप इन ट्रांजिशन एलिमेंट अटेंड, यहाँ Sn+3 से Sn+7, ये भी ठीक है। बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम B2, मैंने बोला था ये पॉइंट याद रखना, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज नहीं होता, ये एक्सेप्शन वाला केस है। ये हमारे पास लेस बेसिक, एम्फोटेरिक और बेसिक हो जाता है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। और अगर हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट की, यहाँ पर वेनेडियम B2O4 एसिडिक, ये भी गलत हो गया। एम्फोटेरिक अभी बताया, ये सही है, ये बेसिक होता है, ये एम्फोटेरिक होता है। तो सी और डी आपके गलत हो गए यहाँ पर ऑप्शन में, सी और डी बी आपका यहाँ पर ऑप्शन हो गया। तो ये थ्योरी बेस अच्छा क्वेश्चन था आपका। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आईपी इंक्रीजेस अलोंग ईच सीरीज ऑफ द लैंथेनॉइड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्या आईपी इंक्रीज होता है, स्मॉल वेरिएशन मिलते हैं? क्या ये स्टेटमेंट सही है? फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इररेगुलर ट्रेंड में चलता है, बीच में हाफ फील्ड आने की वजह से जो आईपी होता है वो डिक्रीज हो जाता है। तो पहला स्टेटमेंट ही आपका इनकरेक्ट हो गया, मतलब बी इज नॉट करेक्ट। और यहाँ पर हमारे पास में ए नहीं, यहाँ पर हमारे पास में क्या बोला है, इंक्रीजेस स्मॉल वेरिएशन लिख दिया, इसका मतलब ये स्टेटमेंट आपका सही है। देयर इज कॉरेस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, ये सही बात है। इफ द लाइट अबव द अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, यहाँ डी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाता है, उसकी वजह से ऐसा होता है, स्टेटमेंट सही है। तो आपका ए और बी दोनों ही सही था और एक्सप्लेनेशन भी सही था, तो आपका आंसर क्या हो गया, यहाँ पर सी हो गया। इस पैटर्न के क्वेश्चंस आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बचते हैं। 3 क्वेश्चन और बच रहे हैं, हम फटाफट देख लें। आईपी ऑफ अर्ली एक्टिनॉइड्स आर लोअर देन दैट ऑफ लैंथेनॉइड। अगर हम बात कर रहे हैं आईपी का, क्या टाइम आपका हो रहा है, मैं टाइम को थोड़ा देख के हुए चलती हूँ, मैं कम से कम टाइम में आपका ये चैप्टर खत्म कराना चाह रही हूँ, क्योंकि लैंथेनॉइड आर अर्ली एक्टिनॉइड्स लोअर देन दी अर्ली एक्टिनॉइड्स। आईपी क्या होती है, एक्टिनॉइड्स की कम होती है, बिल्कुल साहब सही है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन्स आर एंटरिंग इन 5f ऑर्बिटल, ये भी सही बात है। तो ये आपके दोनों स्टेटमेंट सही है, और ये हमारे पास में करेक्शन ये भी सही है। गैडोलियम आ ही गया फाइनली। लो थर्ड आईपी देखने के लिए पहले तो हमें पहुंचना पड़ेगा वहां तक।
स्मॉल साइज नहीं होता, हाई इलेक्ट्रोनेटिक बेसिक नेचर नहीं होता, केवल इसका एक्सचेंज ऑफ एंथैल्पी जो होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है, जिसकी वजह से इसका आईपी जो होता है वो ज्यादा होता है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। साइज लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनाइट में ग्रेटर ग्रेजुअल होता है देन इलेक्ट्रोनाइट्स, वही 5f ऑर्बिटल जो होता है उसका पुअर शील्डिंग होता है। ये मैंने आपको बोला था डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो ये थे हमारे पास में डी एंड एफ ब्लॉक के सारी कंप्लीट थ्योरी और पीवाईक्यूज, जिस तरह के क्वेश्चंस आपके आते हैं। अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो आने वाले चैप्टर्स के लिए, वन शॉट्स के लिए, महा मैराथन के लिए और अपने सिलेक्शन के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। सो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं हम, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो बना हुआ है एनटीए का फेवरेट चैप्टर। इसमें से 2 की जगह 3 की जगह 4 क्वेश्चन भी आपके पेपर में आ सकते हैं। बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ने वाला चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसका वेटेज हर तरह से क्या है, आपका हाई जा रहा है। तो हम स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले बात करते हैं जो सॉल्ट आता है आपका। जो सॉल्ट होते हैं आपके 3 टाइप के होते हैं, एक होता है आपका सिंपल सॉल्ट, एक होता है आपका डबल सॉल्ट और एक होता है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। सिंपल सॉल्ट क्या होते हैं, जो एक कैटायन एनायन से मिलकर बने हुए होते हैं। डबल सॉल्ट क्या होते हैं, जो हमारे पास में 2 सिंपल सॉल्ट से मिलकर बने हुए होते हैं, लेकिन जब हम उसे हाइड्रोलाइज कर रहे हैं, जब हम उसे ब्रेक कर रहे हैं, तो वो फर्दर अपने आयंस में दोबारा ब्रेक डाउन हो जाते हैं। तो हम क्या बोल रहे हैं, दिस एग्जिस्ट ओनली इन सॉलिड स्टेट डबल सॉल्ट एंड डिसोशिएट इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट स्पीशीज इन देयर सॉल्यूशन। दे लूज देयर आइडेंटिटी इन डिसॉल्व स्टेट, जब डिसॉल्व होते हैं दोबारा अपने आयंस में डिसोशिएट हो जाते हैं। यहाँ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स या फिर हम बोल रहे हैं यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये क्या होते हैं, ऐसे सॉल्ट जो एक बार फॉर्म होने के बाद में दोबारा अपने आयंस के अंदर कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होते हैं। दे डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी इन देयर डिसॉल्व स्टेट। तो ये हमारे पास में बात हुई डिसॉल्व यहाँ पर डेफिनेशन की। मॉड सॉल्ट हो गए जैसे FeSO4, NH4O2 SO4, 6H2O, ये क्या हो गया हमारे पास में डबल सॉल्ट का एग्जांपल हो गया। जबकि अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ K4FeCN6, ये कॉम्प्लेक्स क्या हो गया आपका, यहाँ पर बात हो गई यहाँ पर कॉम्प्लेक्स की। जब हम इसे ब्रेक कर रहे हैं, जब हम इसे ब्रेक कर रहे हैं तो ये फर्दर केवल ऐसे ब्रेक होगा K4 में और FeCN6 में, केवल इसमें ब्रेक होगा। तो ये टोटल नंबर ऑफ आयंस जो ब्रेक डाउन होते हैं इसमें वो क्या होते हैं, आपके 5 होते हैं। तो ये फर्दर आयंस में डिसोशिएट नहीं होता। ये कॉम्प्लेक्स जो बना ये फर्दर आयंस में डिसोशिएट नहीं होगा। ये तो आपकी बात हुई डेफिनेशन की। अब हम कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ने से पहले यहाँ चैप्टर की स्टार्टिंग की थ्योरी ले लेते हैं कि वर्नर्स थ्योरी क्या बोली। वर्नर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या बोला कि कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होता है उसमें 2 टाइप की वैलेंसीज होती है, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी जो होती है उसका ऑक्सीडेशन नंबर होती है और सेकेंडरी वैलेंसी उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होती है। प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वो क्या हो गई आपके ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब ये क्या हो गई आयनाइजेबल होती है, और कोऑर्डिनेशन नंबर सेकेंडरी वैलेंसी होती है जो कि नॉन आयनाइजेबल होती है। जो सराउंडिंग एटम्स होते हैं उसे एक बोल्ड लाइन से यहाँ पर एटम के साथ में जोड़ा जाता है, और जो काउंटर आयन जो कि बाहर प्रेजेंट होता है उसे डैश लाइन से जोड़ा जाता है। ये आपका रिप्रेजेंटेशन होता है वर्नर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग। यहां से हम निकालते हैं कि नंबर ऑफ आयंस कितने आ रहे हैं वर्नर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग डिसोशिएट करने पर। जैसे अगर COCl3 6NH3 अगर हमारे पास में, तो जब हम इसे ब्रेक करेंगे या बनाएंगे तो CONH3 होल 6 Cl3, ये मॉडर्न डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर हुआ। अब ये सब कैसे बने, पहले हम वो समझ लेते हैं कि सेंट्रल एटम क्या होता है। यहाँ पर वो सारी टर्म्स समझनी ज्यादा जरूरी है इसके अंदर। पहले सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर सारी टर्म्स की। सेंट्रल एटम क्या होता है, लिगेंड्स क्या होते हैं, K4FeCN6, ये हमारे पास में कोई भी कॉम्प्लेक्स है। जो ये स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ बना होता है इसके आगे सबसे पहले जो प्रेजेंट होता है इसको हम बोलते हैं सेंट्रल एटम, जिसमें वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है जो कि लोन पेयर एक्सेप्ट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है। इसके बाद में ये जो भी प्रेजेंटेड डब्बे के अंदर, इसको हम बोलते हैं लिगेंड्स। लिगेंड्स क्या होते हैं, सराउंडिंग एटम, आयन और मॉलिक्यूल्स जो कि सेंट्रल एटम को अपना लोन पेयर देके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं।
ये स्क्वायर ब्रैकेट जो होता है इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्क्वायर। डब्बे के बाहर स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो प्रेजेंट होता है इसको बोलते हैं काउंटर आयन। अगर कैटायन होगा तो आगे प्रेजेंट होगा, एनायन होगा तो आपका पीछे प्रेजेंट होगा। और सेंट्रल एटम प्लस लिगेंड्स जो है इन दोनों को बोलते हैं हम कोऑर्डिनेशन, यहाँ पर एंटाइटी। ये सारी बेसिक टर्म्स हो गई। अब जो डिटेल में हमें पढ़ना होता है वो आपका होता है लिगेंड्स वाला पार्ट, कि लिगेंड्स क्या होते हैं। हमने क्या बोला, डोनर एटम जो कि सेंट्रल एटम पे लोन पेयर डोनेट करके उसके साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं। तो डोनर एटम के बेसिस पर लिगेंड्स को हमने 3-4 कैटेगरीज में क्लासिफाइड कर रखा है। मोनोडेंटेड जब एक डोनर एटम हो, बाइडेंटेड जब 2 डोनर एटम हो, पॉलीडेंटेड जब 2 से ज्यादा प्रेजेंट हो, और एक वर्ड होता है एम्बीडेंटेड लिगेंड। क्या होता है एम्बीडेंटेड लिगेंड? चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सारे चैप्टर्स आने वाले हैं आपके नीट में यहाँ पर, तो उसके लिए सिर्फ आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, इससे अलावा आपको कोई कष्ट नहीं करना। सारा मटेरियल आपको केमिस्ट्री का निचोड़ के दिया जा रहा है यहाँ पर। मेरे 15 साल का एक्सपीरियंस आपको पूरा निचोड़ के दिया जा रहा है इन 15 दिनों के अंदर, जो आपकी सिलेक्शन की जो गारंटी है उसको श्योर कर सकता है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर हमारे पास साइनाइड की बात कर रहे हैं, जैसे यूनिडेंटेड लिगेंड, एम्बीडेंटेड लिगेंड की बात कर रहे थे हम यहाँ पर। एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं? जिसमें 2 डोनर एटम प्रेजेंट होते हैं, बट एट अ टाइम एक ही एटम जो होता है वो एज अ डोनर एटम की तरह काम करता है। ये आपका मोनोडेंटेड लिगेंड हो गए, जैसे कि अगर हम बात करते हैं H2O हो गया, NH3 हो गया, Cl हो गया, यहाँ पर NO2 हो गया, इन सब में एक डोनर एटम आपका प्रेजेंट है, तो ये क्या हो गए? मोनोडेंटेड। पॉलीडेंटेड लिगेंड से बढ़िया हम पहले एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर बाइडेंटेड लिगेंड के, जो बहुत ज्यादा यूज होंगे। बाइडेंटेड लिगेंड मतलब जिसमें आपके 2 डोनर एटम प्रेजेंट है, जैसे EN होता है इथेन 1,2 डायमीन, ऑक्सिलेटो होता है C2O4 2-, ये हमारे पास में बाइडेंटेड के कुछ कॉमन एग्जांपल हो गए। पॉली मतलब जिसमें 2 से ज्यादा हो गए, जैसे EDTA हो गया, इथेन 1,2 डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, यहाँ पर 6 डोनर एटम आपके प्रेजेंट होते हैं। एम्बीडेंटेड लिगेंड जिसमें 2 डोनर एटम होता है, जैसे यहाँ नाइट्रोजन डोनर एटम है हमारे पास में, यहाँ पर ये गलत बना रखा है, यहाँ पर ऑक्सीजन डोनर एटम है, और एक जगह हमारे पास में यहाँ पर ना ऑक्सीजन डोनर एटम है, तो इसको हमने क्या बोल दिया यहाँ पर नाइट्रो, और ऐसी नाइट्रो जो हम बोलते हैं नाइट्राइटो जो बोलते हैं, ये हमारे पास में क्या हो गए? एम्बीडेंटेड हो गए। तो ये हमारे पास में बेसिक टर्म्स हुई कि क्या क्या कंपाउंड के अंदर वर्ड्स यूज होंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर की और ऑक्सीडेशन नंबर की। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, और दूसरा हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। ऑक्सीडेशन नंबर होता है टोटल चार्ज कितना है कंपाउंड पे, और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने हुए हैं सेंट्रल एटम के साथ में। इसका मतलब अगर यूनिडेंटेड नंबर है तो जितने नंबर होंगे उसे 1 से मल्टीप्लाई कर दो, वो ही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। अगर बाइडेंटेड लिगेंड है तो जितने नंबर है उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। अगर पॉलीडेंटेड लिगेंड है तो नंबर ऑफ जितने भी होंगे उनको डेंटिसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब कितने डोनर एटम है वहां पर उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो वो उसका यहाँ पर डोनर यहाँ पर हमारे पास में नंबर हो जाएगा। तो ये हमारे पास में क्या हो गया? यूनि हो गया, बाय हो गया, पॉली हो गया। इसके कोऑर्डिनेट नंबर कैसे निकालते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर होता है टोटल चार्ज कितना है कंपाउंड के ऊपर, इसको हम इसी एग्जांपल से समझते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकलेगा? हमारे पास में कॉम्प्लेक्स है CN6। अब यहाँ पर 6 जो है हमारे पास में यूनिडेंटेड है, इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर आपका क्या हो गया? एक बार में 6 बॉन्ड बनाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया? 6 हो गया। लेकिन अगर चार्ज निकालेंगे, ये सेंट्रल एटम है, X कंसीडर करो, साइनाइड पे चार्ज कितना होता है? -1, और पोटेशियम पे कितना होता है? +1, तो इज इक्वल टू 0, तो X की वैल्यू क्या हो गई? +2, तो ये क्या आ गया? इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। इस तरीके से हम कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। इतना बच्चा लोगों आपको डन होगा, क्योंकि हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं यहाँ पर, इतना बेसिक लेवल पे जाने की मुझे जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी हम एक बार के लिए ले लेते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले नॉमेनक्लेचर की। नॉमेनक्लेचर के अंदर 2 कंडीशंस होती है। एक टर्म और ले लेते हैं यहाँ पर, होमोलाइटिक और हेट्रोलाइटिक जो होता है, हैप्लो होमो और हिप्टोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं यहाँ पर?
जिसमें सेम टाइप के लिगेंड प्रेजेंट होंगे दैट आर होमोलैप्टिक, आगे एग्जांपल में बता दूंगी, और जिसमें डिफरेंट टाइप के लिगेंड्स प्रेजेंट होंगे उसको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोलैप्टिक। जैसे केवल NH3 एज अ लिगेंड प्रेजेंट है तो होमोलैप्टिक हो गया, NH3 होल 4 और Cl2 भी साथ में है तो हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स हो गया। हम बात कर रहे हैं नॉमेनक्लेचर की। नॉमेनक्लेचर में सबसे पहले समझते हैं कि सिस्टम क्या बोलता है, लिखा कैसे जाता है नाम। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में काउंटर आयन लिखा हुआ होता है विथ स्पेस, स्पेस बीच में। फिर हमारे पास में लिगेंड्स लिखे जाते हैं, फिर उसके बाद में सेंट्रल एटम लिखा जाता है विदाउट गैप, फिर ब्रैकेट में रोमन में उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखा जाता है, फिर वापस काउंटर आयन, अगर वो एनायन है तो दोनों में से एक ही चीज होगी, अगर एनायन है तो पीछे होगा, अगर ये कैटायन है तो आगे होगा। ये एक पैटर्न होता है नॉमेनक्लेचर लिखने का कि किस तरीके से आपका नाम लिखा जाता है। अब जैसे अगर हमारे पास में कॉम्प्लेक्स, एक ही एग्जांपल से हम थोड़ा समझते चलते हैं, अगर हमारे पास में इस तरह का ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक, अब इस कंपाउंड के अंदर यहाँ पर हमारे पास में क्या नाम लिखना है, तो नाम लिखने के लिए काउंटर आयन क्या है आपका, पोटेशियम है, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, पोटेशियम लिख दिया, गैप दे दिया। उसके बाद में लिगेंड्स लिखते हैं, लिगेंड्स कौन सा है, साइनो, तो ये क्या हो गया आपका हेक्सा साइनो। अब ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो गया, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, जो भी इसका नाम होगा वो लिख देंगे, दैट इज फेरेट। यहाँ पर हमारे पास आयरन की जगह अब ब्रैकेट के अंदर हम लगा देंगे ऑक्सीडेशन नंबर जो कि आ रहा है आपका +2, ये हो गया इसका नाम। अब आपने मैडम कब फेरेट क्यों लगा दिया, साइनो क्यों लगा दिया, यहाँ पर कुछ क्यों नहीं लिया, तो इसके रूल्स है। यहाँ पर रूल्स क्या है, अगर कोई भी नेगेटिव लिगेंड है तो O एज अ सफिक्स लगता है या फिर आइडो एज अ सफिक्स लगता है, अगर कोई पॉजिटिव लिगेंड है तो EM एज अ सफिक्स लगता है, अगर कोई न्यूट्रल लिगेंड है तो नाम को हम सेम लिखते हैं। जैसे अगर वाटर को एक्वा बोलते हैं तो हम एक्वा वर्ड ही यूज करते हैं यहाँ पर। ये हमारे पास में लिगेंड्स की बात हुई। अब अगर बात करते हैं इनके नंबर बताने की, तो हम क्या यूज करते हैं, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा। लेकिन अगर किसी लिगेंड में ही वर्ड्स आ जाएं इस तरीके से, जैसे डाई, ट्राई, टेट्रा, इस तरह के वर्ड लिगेंड में ही प्रेजेंट है, जैसे इथेन 1,2 डायमीन, डाई आ गया उसके अंदर, तो उस कंडीशन के अंदर 2 के लिए हम बिस यूज करेंगे, 3 का नंबर बताने के लिए ट्रिस यूज करेंगे, और 4 नंबर बताने के लिए यहाँ पर टेट्रा किस यूज करेंगे यहाँ पर। ये हमारे पास में नाम हो गए। अगर हमारे पास में सेंट्रल एटम अगर पॉजिटिव है तो नाम सेम लिखा जाता है, लेकिन सेंट्रल एटम अगर नेगेटिव है तो 8 एज अ सफिक्स लगाते हैं। जैसे अगर हमारे पास में ये आयरन था तो हमने फेरेट लगा दिया, ऐसे ही अगर हमारे पास में यहाँ पर अगर कॉपर होता तो क्यूपरेट लगा देते, लेकिन अगर वो नेगेटिव नहीं है पॉजिटिव है तो कॉपर को कॉपर ही लिखेंगे, आयरन को फेरेट की जगह आयरन ही लिखेंगे। अब ये तो बात हुई फॉर्मूले से नाम की। अब मैडम नाम से फॉर्मूला कैसे लिखते हैं उसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसी कंपाउंड को ले लेते हैं हम। यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इसी कंपाउंड की, तो उस कंडीशन के अंदर इसमें हम क्या बात कर रहे हैं, पहला कंपाउंड अगर हम बात कर रहे थे यहाँ पर पोटेशियम, यहाँ पर हमने लिया पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट, हेक्सा साइनो फेरेट ब्रैकेट में सेकंड। अगर इससे अगर आपको फॉर्मूला बनाने के लिए आ जाए तो हमें फॉर्मूला कैसे बनाना होता है, तो क्या होता है यहाँ पर सबसे पहले तो क्या स्क्वायर ब्रैकेट लगा लो, जो ऑक्सीडेशन नंबर के पहले लिखा होता है वो सेंट्रल एटम होता है, सबसे पहले हमने उसे लिख लिया Fe। उसके बाद में हेक्सासाइनो है तो हमने Cn6 लिख लिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, और पोटेशियम उसके आगे था क्योंकि काउंटर आयन। अब यहाँ तक तो ठीक है मैडम, यहाँ क्या आता है और यहाँ क्या आता है ये कैसे लिखते हैं, कंपाउंड को डिवाइड कर दीजिए ऐसे। यहाँ पर इसका आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 दे रखा है, साइनाइड पे -6 होता है, ये क्या हो गया टोटल -1, और इसका +1। इसको हम नॉर्मल कंपाउंड का जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 1 इधर गया 4 इधर गया, तो कंपाउंड क्या बन गया आपका K4FeCN6, ये आपका क्या हो गया कंपाउंड का फॉर्मूला हो गया।
तो ये था हमारे पास में नाम से फॉर्मूला और फॉर्मूले से नाम लिखने की कहानी। तो एक क्वेश्चन आपका लगभग यहां से भी आ सकता है नॉमेनक्लेचर से। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की, नेक्स्ट टर्म जो हम बात करते हैं दैट इज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। क्या होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर? किसी भी कंपाउंड में चेक करने के लिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कि वो एग्जिस्ट करेगा या फिर एग्जिस्ट नहीं करेगा, हम निकालते हैं उसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। फॉर्मूला है उसका Z, यहाँ पर उसका एटॉमिक नंबर होता है, ZX यहाँ पर उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है, और यहाँ पर प्लस में ये उसका कोऑर्डिनेशन नंबर इंटू 2 करते हैं, जो भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे अगर हमारे पास यहाँ एग्जांपल से समझा रखा है Fe का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है यहाँ पर 26 है। ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है यहाँ पर निकाल लीजिए, x + 4 × -1 = -4। तो x की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर +2 हो गई, तो हमने क्या किया -2 कर दिया यहाँ पर। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने थे यहाँ पर 6 थे, कोऑर्डिनेशन नंबर था आपका 6, तो 6 × 2 कर दिया, तो ये आपका आ गया 36, दैट इज 36। तो 36 हमारे पास में जो है वो क्या है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का नंबर है, दैट मींस ये कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा। तो जो भी नंबर रख रहा होगा 18, 36, 54, 86 नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के, वो क्या करते हैं, कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं। ये हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टेबिलिटी निकालने के लिए काम में लेते हैं। EAN था आपका ये। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर आइसोमेरिज्म वाली पार्ट की, कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आइसोमर्स किस तरीके से फॉर्म होते हैं। जैसे हम इनऑर्गेनिक के अंदर ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं, 2 टाइप के आइसोमर्स होते हैं आपके, ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल। सिमिलरली यहाँ पर भी हमारे पास में क्या होता है, हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं और दूसरा हमारे पास में स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट इन either number of position of atoms, bonds और 3-dimensional structure, उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोमर्स बोलते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जो होते हैं वो आपके वो क्या हो गए यहाँ पर, लिंकेज, आयनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन और हाइड्रेट। ये बहुत आसानी से पहचाने जा सकते हैं, इनकी ट्रिक्स है, सबकी ट्रिक्स बताऊंगी मैं अभी। और स्टीरियो में हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। आपका पहली बात अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, पहले हम ले लेते हैं इसके अंदर आयनाइजेशन, जो हम स्ट्रक्चरल वाला पार्ट कर रहे हैं, ये बहुत ईजी है। किसी भी कंपाउंड में, अब पहले तो मैं होमोलैप्टिक की कंडीशन और हेट्रोलैप्टिक भी बता देती हूँ। जैसे यहाँ पर 2 अलग अलग लिगेंड प्रेजेंट है, तो इसको हम बोलते हैं हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। अगर एक ही टाइप का लिगेंड होगा तो उसे बोलेंगे होमोलैप्टिक लिगेंड। अगर हमारे पास में ये कॉम्प्लेक्स है, जैसे कि अगर ये कॉम्प्लेक्स है, ये काउंटर आयन और लिगेंड आयन अपनी पोजीशन चेंज करके कलर बदल ले, आयनाइज होने पे कलर बदल ले, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन। हमें सिर्फ क्या देखना है, काउंटर आयन और लिगेंड आयन अपनी पोजीशन आपस में बदल ले, तो उसको हमने क्या बोल दिया, आयनाइजेशन बोल दिया। लिंकेज के अंदर क्या होगा, ऐसे कॉम्प्लेक्स जिसमें एम्बिडेंडेंट लिगेंड प्रेजेंट होंगे, जिसमें डोनर एटम बदल जाए, जैसे NO2 हो गया और ONO हो गया, तो ये क्या हो गया, आपके एम्बिडेंडेंट लिगेंड हो गए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। अगर किसी कॉम्प्लेक्स में 2 एंटाइटीज एक साथ प्रेजेंट है, जैसे ZnNH3 हुआ, CuCl2 हुआ, इन्होंने अपने सेंट्रल एटम की पोजीशंस अगर बदल ली, तो उसको हम क्या बोल देंगे, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। 2 एंटाइटीज एक साथ देखो, सीधा आंसर निकल के आ जाएगा। और एक होता है हमारे पास में यहाँ पर हाइड्रेट। हाइड्रेट की कंडीशन क्या होती है, इसे मैं थोड़ा सा बना के ही बता देती हूँ। जैसे अगर हमारे पास में है CrH2O होल 6Cl3, अगर वाटर एज अ लिगेंड प्रेजेंट है और काउंटर आयन अगर हमारे पास में ज्यादा है, 2 या 2 से ज्यादा है, तो ये अपनी पोजीशन बदलता जाए। एक बार एक H2O बाहर चला गया, एक Cl अंदर आ गया, फिर दूसरा कॉम्प्लेक्स बना, एक H2O बाहर चला गया और एक जो हो गया हमारे पास में Cl फिर अंदर आ गया, एक और को नहीं बनाते, तो ये 3 आइसोमर्स इसके हो गए, एक Cl और अंदर नहीं लेंगे, तो ये हमारे पास में क्या हो गया, हाइड्रेट। आयनाइजेशन के लिए क्या करना है, काउंटर आयन लिगेंड आयन की पोजीशन चेंज कर दो। एम्बिडेंडेंट लिगेंड अगर प्रेजेंट है तो वो हो जाएगा आपका लिंकेज आइसोमेरिज्म। अगर कहीं पर भी आयंस का एक्सचेंज हो रहा है सेंट्रल एटम में, तो उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन।
और अगर वाटर एज ए लिगेंड प्रेजेंट है वो काउंटर आयन के साथ में अपनी पोजीशन बदल रहा है, और 2 से ज्यादा हमारे पास में अगर काउंटर आयन है तो वो हो जाएगा आपका हाइड्रेट। तो ये तो हमारे पास में हुआ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की कंडीशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल की। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होते हैं आपके? सिस ट्रांस तो सबने पढ़ा हुआ होगा। सिस ट्रांस मतलब अगर किसी कंपाउंड में सेम लिगेंड अगर सेम साइड पे प्रेजेंट है उसे हम सिम्स बोल देंगे, अगर ये अपोजिट साइड पे प्रेजेंट है तो इसे ट्रांस बोल देंगे। जैसे अगर हमारे पास NH3 ये PT NH3 होल्ड रहा है Cl2, NH3 अपोजिट साइड पे, ये क्या हो गया? ट्रांस हो गया। अगर ये आपका सेम साइड पे प्रेजेंट है तो सिस हो गया। जनरल फॉर्मूला देख के हमें ये बहुत आराम से बताना आना चाहिए कि वो सिस ट्रांस करेगा या नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल Ma4 ए यहाँ पर क्या है? लिगेंड्स है। अगर हमारे पास में Ma4 नहीं करेगा, Ma3Ba ये भी नहीं करेगा, क्योंकि ये किसके एक्सचेंज में चेंज होगा? Ma2B2 कर देगा, Ma2BC ये भी कर देगा, दो दो बनाएंगे। MABCD अगर केस आ जाए तो ध्यान रखना इसके 3 आइसोमर बनते हैं सिस ट्रांस वाले केस में। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ABCD के आपके 3 आइसोमर्स बनते हैं। अब अगर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, जैसे A4B2 है अगर हमारे पास में, तो ये शो कर देगा। तो इसके तो लॉट ऑफ केसेस बन जाएंगे। Ma3B3 कर देगा, Ma4B2 कर देगा, Ma2B2C2 कर देगा। तो ये हमारे पास में देख के आराम से पता लगा सकते हैं हम यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल केसेस में। तो बस इसमें क्या है? Ma6 नहीं करेगा, Ma5B है ये भी नहीं करेगा। इसको छोड़ के जो कंपाउंड्स होंगे वो आपके आराम से यहाँ पर क्या है? कॉम्प्लेक्स के अंदर, कोऑर्डिनेशन के अंदर, ज्योमेट्रिकल में सिस ट्रांस आराम से शो कर सकते हैं। बच्चा लोग कितनी तैयारी आपकी हो चुकी है, कितनी बची है? आप सेल्फ एनालिसिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे? कितना स्कोर आपका केमिस्ट्री में या ओवरऑल पेपर में हो रहा है? क्या आप डेली इस टाइम पे एक नीट का पेपर सॉल्व कर रहे हैं? कोई मॉक टेस्ट दे रहे हैं? कहाँ आप अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं? आपको टाइम टू टाइम ये सब चीजें बहुत ज्यादा देखने की जरूरत है, क्योंकि उसके बिना, सेल्फ एनालिसिस के बिना सब पढ़ा हुआ आपका खराब है। देखिए ये हमारे पास में कोऑर्डिनेशन ऑक्सीडेशन नंबर की बात हुई। उसके बाद में एक स्पेशल केस जो आता है आपका Ma3B3 का, फेशियल और मेरिडोनल जिसे हम बोलते हैं। अगर सेम प्लेन में सेम अगर लिगेंड प्रेजेंट है तो इसको हम बोलते हैं फेशियल। अगर डिफरेंट प्लेन में अगर ये चले जाते हैं तो इसे बोलते हैं मेरिडोनल। ये हमारे पास में एक स्पेशल केस है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, फेशियल और मेरिडोनल। ये आपको ध्यान रखना है। सेम लिगेंड सेम प्लेन में फेशियल, सेम लिगेंड डिफरेंट प्लेन में मेरिडोनल। अब बात करते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स की। ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं? जो एक दूसरे की मिरर इमेजेस होती है और नॉन सुपर इम्पॉसिबल होते हैं, डेस्ट्रो और लिवो जैसे हम ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं। लेकिन इसका एक ट्रिक है, कोई भी कॉम्प्लेक्स यहाँ पर जो कि बाइडेंटेड लिगेंड रखता है वो क्या करता है? यहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। जैसे Ma3B3 है, अब मैडम सेम लिगेंड है AA मतलब जिसमें बाइडेंटेड है, एक बार में 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। तो ये ऐसा है कि तीनों सेम है, तो ये तो आपको देख के लगता होगा कि नहीं करेगा, लेकिन ये एक दूसरे की मिरर इमेजेस बना लेंगे। ये एक दूसरे की क्या करते हैं? मिरर इमेज बना लेंगे। इसका मतलब ये क्या है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे इस तरीके से यहाँ पर फॉर्म करके। अब इसमें एक स्पेशल केस सिस ट्रांस वाले में, सिस जो होगा वो क्या करेगा? ऑप्टिकल आइसोमर शो कर देगा पर ट्रांस नहीं करेगा। सिस जो होता है वो क्या करेगा? ऑप्टिकल आइसोमर शो कर देगा, लेकिन इसका ट्रांसफॉर्म जो होगा वो ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेगा, क्योंकि वहां पर दोनों लिगेंड अलग अलग बीच में है, वो दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस भी होंगे और सुपर इम्पॉसिबल भी होंगे, तो वो शो नहीं करेगा। ये एक स्पेशल केस होता है यहाँ पर जो आपको याद रखना है। तो ये तो हमारे पास में था आइसोमेरिज्म। लेकिन जो कोऑर्डिनेशन का सबसे फेवरेट और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या बोला? हम कंपाउंड्स का हाइब्रिडाइजेशन, उसकी शेप, उसकी ज्योमेट्री, इनर ऑर्बिटल है या आउटर ऑर्बिटल है, उसका मैग्नेटिक नेचर, ये सब हम यहाँ पर क्या करते हैं? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से निकालते हैं।
अगर हमारे पास में sp हाइब्रिडाइजेशन है तो लीनियर होता है, sp2 होता है, तो यहाँ पर तो ट्राइगोनल प्लेनर होता है, sp3 होता है, टेट्राहेड्रल होता है, dsp2 होता है तो स्क्वायर प्लेनर होता है, अगर dsp3 है तो ट्राइगोनल बायपैरामिडल होता है। अगर d अंदर की तरफ पार्टिसिपेट कर रहा है इसका मतलब वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स से, अगर d बाहर की तरफ पार्टिसिपेट कर रहा है इसका मतलब वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स से। ये सारी प्रॉपर्टीज कैसे निकाली जाती है हम दो एग्जांपल से समझते हैं यहाँ पर, जो कि एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है इसका। यहाँ पर जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं NiCl4 2- और दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पर NiCN4 यहाँ पर 2-। फर्स्ट स्टेप दोनों की क्या होती है, यहाँ स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, आपको पता होंगे। साइनाइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, EN हो गया, ये सब स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं। वाटर के पहले जो प्रेजेंट होते हैं वो आपके वीक लिगेंड होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कैसे सॉल्व किया जाता है इसे, सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिए। ये क्या आ रहा है आपका +2 आ रहा है, यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ रहा है, अगेन +2 आ रहा है। दोनों की फर्स्ट स्टेप तो सेम है। सेकंड हमारे पास में इसका कॉन्फ़िगरेशन निकल लीजिए, निकल क्या होता है 3d8 4s2 होता है। 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो आपका क्या बचा निकल में 3d8 बचा। यहाँ पर भी यही कहानी है, Ni+2 है तो इसका मतलब इसका भी 3d8 हो गया। इसका मतलब दोनों की ग्राउंड स्टेट तो बिल्कुल सेम होगी, इसका ग्राउंड स्टेट दोनों का क्या होगा, सेम होगा। यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर भी ग्राउंड स्टेट में यही कहानी है, इसमें भी सेम है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे पास में सेम हो गए। अब क्या बदलता है, कहानी कहाँ बदलती है बच्चा, यहाँ बदलती है कहानी। ये है वीक लिगेंड और ये है स्ट्रॉन्ग लिगेंड। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो ये पेयरिंग करा देता है, ये पेयरिंग करा देता है और ये पेयरिंग नहीं कराता, और इसी से आंसर जो होते हैं वो आपके बदल जाते हैं। ये पेयरिंग नहीं कराएगा, इसका मतलब अगर हम इसको लिखेंगे दोबारा एक्साइटेड स्टेट में तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास में जैसा है वैसा ही रहेगा और इलेक्ट्रॉन्स जो बढ़ने शुरू होंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड 1 और यहाँ पर हमारे पास में 3, ये 3 यहाँ पर फिलिंग हुई, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आपके बच गए और यहीं पर आपके सारे आंसर्स निकल के आ जाते हैं। ये क्या हो गया, यहाँ पर S के अंदर 1 और P के अंदर हमारे पास में S के अंदर 1 और P के अंदर 3, इसका मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। तो इसका ज्योमेट्री क्या हो गया आपका टेट्राहेड्रल, इसका ज्योमेट्री हो गया। D अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, इसका मतलब ये क्या हो गया आपका आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो गया, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो गया। इसके अंदर 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन आपके बच रहे, इसका मतलब ये पैरामैग्नेटिक हो गया नेचर में। म्यू जो होगा वो क्या हो जाएगा √2 2 + 2 बोर मैग्नेटॉन, ये हो जाएगा, ये हमारे पास में हो गया। और ये क्या हो गया कलर्ड कॉम्प्लेक्स हो गया। तो ये 5 तरह के क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं सिर्फ एक पैटर्न से। और अगर वीक लिगेंड है तो कहानी बदली थी हमारे पास में एक्साइटेड स्टेट में, ये क्या करता है पेयरिंग करा देता है इसकी, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो यहाँ पर जैसे ही पेयरिंग हुई सारे आंसर बदल गए। सारे आंसर कैसे बदल गए, जो फिलिंग स्टार्ट करेंगे हम वो क्या करेंगे, 1 यहाँ पर और 4 यहाँ, 1 2 3 4, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया आपका DsP, 4 लिगेंड है ना हमारे पास में, DsP S टाइप कर दिया मैंने यहाँ, इसके अंदर यहाँ पर क्या हुआ DsP3, D के बाद क्या आएगा हमारे पास में S, S के बाद में P, तो DsP2 क्या हो गया आपका यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अब D अंदर की तरफ पार्टिसिपेशन कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोल देंगे इसे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोल देंगे। हाइब्रिडाइजेशन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा डायमैग्नेटिक, ये हमारे पास नेचर में हो गया। ये क्या हो गया, अगर हम स्क्वायर प्लेनर, इसकी ज्योमेट्री हो गई क्योंकि DsP2 है, और ये क्या हो गया आपका कलरलेस हो गया।
सारी प्रॉपर्टी लिगेंड ने आके बदल दी। वीक लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं करानी, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयरिंग करानी, और सारे आंसर्स आपके यहाँ निकल जाएंगे। ये है इस चैप्टर का फिक्स क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपका इस पैटर्न पे सेट होता ही होता है पेपर में, आपको बिल्कुल अच्छे से डन करके जाना है इस चैप्टर को में, इस टॉपिक को। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, अगर यहाँ पर लिमिटेशंस की बात करते हैं, कौन सा कलर फॉर्म होगा इसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी के बारे में कोई यहाँ पर एक्सप्लेनेशन नहीं था। तो इसलिए अगर कोई कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो उसकी ज्योमेट्री का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था कैसे निकाली जाती है, तो इसलिए हमने क्या किया, इसको रिजेक्ट कर दिया यहाँ पर। और फाइनली हमारे पास में यहाँ पर क्या आई, नई थ्योरी आई जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी। हो सकता है आप लोगों का डर बढ़ जाता हो थोड़ा सा इस टॉपिक में आके, लेकिन इसको बहुत ही इजी कराने वाली हूं मैं, बहुत ही आसानी से इसके सारे क्वेश्चंस कैसे लगा देते हैं T2G और EG के, बहुत आसानी, एक ट्रिक बताऊंगी उससे हो जाएंगे। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी, इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या बोला है यहाँ पर कि कोई भी कॉम्प्लेक्स जो होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, जब वो लिगेंड्स की प्रेजेंस में आता है तो रिपल्सिव फोर्स के कारण उसका डी ऑर्बिटल की जो डीजेनरेसी होती है वो ब्रेक हो जाती है और वो दो पार्ट्स में स्प्लिट हो जाता है, दैट इज यहाँ पर T2G एंड EG। T2G के अंदर तीन हमारे पास में ऑर्बिटल्स है, DXY, YZ और ZX, और यहाँ पर EG के अंदर जो आते हैं वो आते हैं DX² एंड Y²। थोड़ा सा डायग्राम से समझेंगे यहाँ पर तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स है, अगर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो EG के अंदर हमारे पास में DX² Y² और DZ² एक्सिस पे जो प्रेजेंट होते हैं उनको सफिशिएंट एनर्जी नहीं मिल पाती तो वो नीचे होते हैं। DXY, YZ और ZX जो होते हैं यहाँ पर T2G जो होता है टेट्राहेड्रल के अंदर वो ऊपर चले जाते हैं। इनके बीच का जो गैप होता है इसको बैरी सेंटर बोलते हैं। टेट्राहेड्रल अगर कॉम्प्लेक्स से EG और बैरी सेंटर के बीच का गैप होता है 3/5 ऑफ बैरी सेंटर, ऐसे ये होता है हमारे पास में 2/5 ऑफ बैरी सेंटर। सिमिलरली ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो प्रॉपर रिपल्सिव फोर्स मिल जाने के कारण T2G नीचे रहता है और EG ऊपर रहता है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। और यहाँ पर CFSC क्रिस्टल स्प्लिटिंग एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है टेट्राहेड्रल, और इसका ये क्या है हमारे पास में 3/5 हमारे पास में है। 3/5 जो हो गया वो क्या हो गया हमारे पास में EG के इलेक्ट्रॉन हो गए, माइनस में लिखते हैं हम इसे, -0.6 EG में कितने इलेक्ट्रॉन है, +0.4 T2G के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, प्लस यहाँ पर पेयरिंग एनर्जी जो भी होगी। ऐसे ही ऑक्टाहेड्रल में 2/5 ऑफ T2G नीचे, तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, CFSC का फॉर्मूला यहाँ पर -0.4 इंटू T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है प्लस 0.6 EG में कितने इलेक्ट्रॉन है प्लस उसकी पेयरिंग एनर्जी। अब इसके क्वेश्चंस बहुत टिपिकल लगते हैं, कैसे T2G EG में इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, कब क्या किया जाता है इसके अंदर, उसके लिए ये आपकी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है जो कि आपको याद होनी चाहिए स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड की। अगर मैं ट्रिक वाइज बात करूं तो N, C और O से जो भी हमारे पास में डोनर एटम है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं, उसके अलावा बचे हुए जो हो गए वो क्या हो गए आपके वीक लिगेंड हो गए, मतलब H2O तक आपके वीक लिगेंड होते हैं, इसके बाद वाले बाइडेंटेड वाले और N डोनर एटम है, ऑक्सीजन डोनर एटम है, वो सब आपके क्या हो गए स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो गए। यहाँ पर जैसे अगर हमें एक ट्रिक बता रही हूँ उससे इसके आराम से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। चार केस क्या क्या बन सकते हैं हमारे पास में, अगर D6 है, जैसे किसी का कॉन्फ़िगरेशन आपका आ रहा है D6 और वो है आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, और दूसरी साइड में ले लेती हूँ उसी में आपका बन रहा है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जिसमें 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है, इधर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो इसमें क्या है हमें पता है T2G को हमेशा पहले भरेंगे और EG को बाद में भरेंगे, T2G को पहले भरेंगे और EG को बाद में भरेंगे। टेट्राहेड्रल में हमें क्या याद रखना है, पहले EG को फिल करना है फिर उसके बाद में T2G को फिल करना है, ये हमने अभी पढ़ा कि हम फिलिंग ऐसे करेंगे इसके अंदर, तो ये चीज तो डिसाइड हो गई। अब गेम यहाँ पर भी पलटता है, एक केस लेते हैं यहाँ पर जब आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो कैसे फिल करेंगे और आपका वीक लिगेंड है तो कैसे फिल करेंगे। अगर वीक लिगेंड है
तो हम इसमें फिलिंग तो ऐसे ही होगी कि T2G पहले और Eg बाद में, और यहाँ पर भी फिलिंग ऐसे ही होगी कि T2G पहले और Eg बाद में, यहाँ पर Eg पहले और T2G बाद में। फिलिंग के तरीके तो यहाँ पर सेम है। अब आंसर्स कहाँ से कैसे बदलते हैं? अगर हमारे पास में यहाँ पर है D6 बढ़ना है, अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पहले हम नीचे का फिल करेंगे, पेयरिंग करेंगे, फिर ऊपर जाएंगे, मतलब 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर आंसर निकला T2G पे दो इलेक्ट्रॉन है और Eg के ऊपर 0 है। ऐसे ऑप्शंस देखने को मिलते होंगे ना आपको, तो वो यहाँ से इस तरह से निकाले जाते हैं। वीक लिगेंड है 1 2 3 4 5, पहले सारा भरेंगे फिर पेयरिंग करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका T2G में 2 1 1 हो गया और Eg के अंदर 1 और 1 इलेक्ट्रॉन हो गए आपके, ये यहाँ पर हो गया। ऐसे ही अगर हम यहाँ फिल करेंगे D6 को ही, तो 1 2 3 4 पेयरिंग करेंगे, 5 6 फिर ऊपर जाएंगे, तो Eg में 2 और T2G के अंदर यहाँ पर 1 1 0 हो गया इलेक्ट्रॉन्स। अगर वीक लिगेंड है यहाँ पर भी, तो पहले सारा फिल करेंगे और उसके बाद में यहाँ जाएंगे, तो Eg के अंदर 2 और 1 हो गया और T2G के अंदर यहाँ पर 1 1 1 हो गया। तो ये फिल कर दिया तो आगे तो कुछ भी निकाला जा सकता है, इससे CFSC का फॉर्मूला निकाल के उसमें पुट किया जा सकता है, क्योंकि हमने अभी फॉर्मूला देखा था, उसके अंदर क्या होता है, यहाँ पर T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है, Eg में कितने इलेक्ट्रॉन, उससे मल्टीप्लाई करो, CFSC निकाल लो, उससे पेयरिंग एनर्जी निकल जाती है, उससे लो स्पिन और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स निकल जाते हैं। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का ट्रिक बता देती हूँ सीधा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स जिसमें स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएंगे और वीक लिगेंड अगर आ रहे हैं तो वो क्या होते हैं आपके जनरली हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं। कलर कॉम्प्लेक्स, अगर हम कंपाउंड का कलर निकाल लेते हैं, हमने बोला था ग्राउंड स्टेट से जब एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं तो वो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर जो होता है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अगर जैसे COCl NH3O5 है, अगर ये येलो कलर एब्जॉर्ब कर रहा है तो कॉम्बिनेशन एंटाइटी के अंदर यहाँ पर वॉयलेट मिलेगा, अगर ये ब्लू ग्रीन कर रहा है तो रेड मिलेगा, अगर ब्लू कर रहा है तो येलो ऑरेंज मिलेगा, अल्ट्रावायलेट लाइट है तो पेल येलो मिलेगा, रेड है तो ब्लू मिलेगा, ब्लू ग्रीन है तो आपका यहाँ पर पर्पल कलर मिलेगा। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स होते हैं जो कि ये एब्जॉर्ब करते हैं यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर। अब ये सब तो हमारे पास में क्या था, ट्रिकी क्वेश्चंस थे, और एक क्वेश्चन आपका जो बहुत ज्यादा स्कोरिंग होता है कोऑर्डिनेशन से, जो डायरेक्ट उठ के आ जाता है और आप मक्कारी करते थोड़ा सा सोचते थ्योरी है छोड़ दे, लेकिन इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है बच्चा लोगों, इसका एप्लीकेशन पार्ट कि कहां पर इसको यूज करते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को मेटलर्जी में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, स्पेशली लीचिंग के प्रोसेस में, सिल्वर और गोल्ड के एक्सट्रैक्शन के अंदर हम यहाँ पर कॉम्प्लेक्स फॉर्म करके एक्सट्रैक्शन करते हैं। यहाँ पर जो साइनाइड्स वगैरह बनते हैं एनालिटिक केमिस्ट्री के अंदर, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव जो एनालिसिस होते हैं, सॉल्ट जो एनालिसिस होता है उसके अंदर हम इसको यूज कर रहे हैं। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस इसका काफी है, जैसे हीमोग्लोबिन के अंदर सेंट्रल एटम जो होता है आपका वो आयरन होता है। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर क्लोरोफिल है, उसके अंदर हमारे पास में सेंट्रल एटम कौन सा होता है, यहाँ पर मैग्नीशियम होता है। ये आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत पूछा गया है आपका कैंसर के अंदर। सिस्प्लैटिन जो होता है वो एज अ यहाँ पर ट्रीटमेंट के अंदर यूज करता है, जिसका जो हमारे पास में फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, यहाँ सिस PTCl होल 4 NH3 होल ट्वाइस, या इसका हमें IUPAC नेम भी याद रखना है, डायअमाइन डाइक्लोरोप्लेटिनम सिस जो है हमारे पास में इसका यहाँ नाम है। ऐसे ही EDTA जो होता है उसको भी हम लेड स्टोरेज यहाँ पर इसके अंदर पॉइजन की तरह हम इसको यूज करते हैं। ऐसे ही हार्डनेस ऑफ वाटर को हमारे पास में टाइट्रेशन से हमारे पास में सोडियम सॉल्ट EDTA का होता है, उससे यूज करते हैं जो भी हमारे पास में कॉम्प्लेक्स है। तो ये एक थोड़ा सा रट्टा मार पार्ट है आपका बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, जो मस्ट है, आपको पढ़ के ही जाना है। यहाँ पर बिना टाइम वेस्ट के हम फटाफट से देख लेते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के क्वेश्चंस। और यहाँ पर मैं आपकी इनऑर्गेनिक को ऑलमोस्ट डन कर चुकी हूँ। इनऑर्गेनिक से ना करते हुए भी आप मान के चलिए आपके पेपर में 15 से 17 क्वेश्चन हो सकते हैं जो कि मैं डन करवा रही हूँ यहाँ पर। तो उसके लिए चैनल को आपको सब्सक्राइब करके जरूर रखना होगा, जिससे फिजिकल और ऑर्गेनिक में भी आपको पूरी तरीके से हेल्प मिल सके। मैं यहाँ पर पूरी केमिस्ट्री करवाने वाली हूँ आपको, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और आपके स्कोर को कराने वाली हूँ हाई। चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए।
इथाइलिन डायमिन टेट्राएसिटेट आयन, ये क्या क्वेश्चन है, ये तो सीधा हेक्साडेंटेड होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन है बच्चा लोगों, बहुत इजी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लेके चलते हैं यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एम्बिडेंटेड लिगेंड। SCN में NCS भी होता है, NO2 माइनस के अंदर ONO भी होता है, साइनाइड में NC भी होता है, C2O4 क्या हो गया हमारे पास में अकेला ऑप्शन हो गया यहाँ पर। अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं यहाँ पर, मेटल मेटल लिंकेज, इसमें CMN कार्बोनिल कंपाउंड के एक टॉपिक आपका रह गया, मैं बता दूं आपको, यहाँ बता देती हूँ। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है स्ट्रॉन्गेस्ट यहाँ पर होता है सिनर्जिक बॉन्डिंग के कारण, सिनर्जिक बॉन्डिंग के कारण स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड होता है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसकी वजह से बॉन्ड लेंथ के पैरामीटर्स के अंदर चेंज आ जाता है आपका। MnCO4 6 में और 8 में इनके स्ट्रक्चर्स आपको आने चाहिए केवल। उसके अंदर यहाँ पर क्या पूछा है, यहाँ पर आपको पूछा है मेटल मेटल में लिंकेज होता है, MN में लिंकेज होता है, ठीक है हमारे पास में। दूसरा हमारे पास में टर्मिनल कार्बोनिल ग्रुप के साथ में भी होता है, ब्रिज कार्बोनिल ग्रुप होता है, इसके अंदर होता है आपका, यहाँ पर नहीं, ब्रिज नहीं होता क्योंकि यहाँ मेटल मेटल में लिंकेज यहाँ पर प्रेजेंट होता है। और अगर हम बात करें मेटल इन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, हमें पता है कार्बन मोनोऑक्साइड अगर लिगेंड एज ए प्रेजेंट है तो वो जीरो होता है, न्यूट्रल लिगेंड होता है, तो ये भी सही है आपका, ये भी सही है और ये भी सही है, तो A, B और D हमें ढूंढना था, मतलब D आपका क्या हो गया, ऑप्शन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, ये भी 2024 का ही क्वेश्चन है, आपके 4 क्वेश्चन आए थे 2024 में, तो आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जानी है। NH3O5NO2, जैसे ही मैंने देखा NO2 तो मुझे याद आया एम्बिडेंटेड लिगेंड, तो मेरा दिमाग क्लिक करेगा लिंकेज आइसोमेरिज्म, तो ये क्या हो गया आपका, लिंकेज हो गया। अगर आयन और आयन सेम है तो आयनाइजेशन हो गया, दो एंटाइटीज एक साथ प्रेजेंट है, कोऑर्डिनेशन हो गया, वाटर एज अ लिगेंड है तो सॉल्वेट हो गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन था आपका ये, आंसर आपका हो गया फर्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास में CONH3 और COFE ऑक्टाहेड्रल होता है, लेकिन इनका मैग्नेटिक नेचर अलग होता है, क्या ये सही है? NH3 दे रखा है पहला कॉम्प्लेक्स, और दूसरा दे रखा है C4FE63-, ये क्या हो गया आपका CO+3 हो गया, ये भी आपका CO+3 हो गया। ये वीक लिगेंड है, इसका मतलब इसमें पेयरिंग नहीं होगी, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इसमें पेयरिंग हो जाएगी। कोबाल्ट क्या होता है 3d7 4s2, 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो 3d6, इसका मतलब यहाँ पर हम पेयरिंग में सीधा पेयरिंग करा देती हूँ 1 2 3 4 5 6, ये तो आपका डायमैग्नेटिक है, लेकिन दूसरा जो है वो पैरामैग्नेटिक है, क्योंकि इसमें पेयरिंग नहीं होगी, आपकी पेयरिंग नहीं होगी तो 1 2 3 4 5 6 4 अनपेयर्ड हो जाएंगे, तो ये डिफर कर रहे हैं मैग्नेटिक नेचर में, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है आपका। ये हमारे पास बोला CONH3 क्या है, डायमैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, ठीक है। दूसरा पैरामैग्नेटिक है, ये भी ठीक है, मतलब फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट आपका दोनों ही सही हो गए। ये एक रेगुलर पैटर्न के क्वेश्चन है आपके, मैग्नेटिक नेचर, हाइब्रिडाइजेशन, VBT से जो आपके क्वेश्चंस आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, NH3 होमोलैप्टिक होता है, सेम लिगेंड है, सही बात है, और NH3 Cl2 दो लिगेंड अगर प्रेजेंट है हेट्रोलैप्टिक होता है, ये भी सही बात है, एक टाइप का लिगेंड है, दोनों स्टेटमेंट सही है। बहुत इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं कोऑर्डिनेशन के। होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स फॉर्म फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स इज 2023 का कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन वापस, डायअमाइन क्लोरोआइडो, दो लिगेंड हो गए, नहीं होगा। पेंटामाइन कार्बोनेटो, दो लिगेंड हो गए, नहीं होगा। ट्राइअमाइन ट्राइएक्वा, दो लिगेंड हो गए, पोटेशियम काउंटर एंड ट्राइऑक्सिलेटो, ये आपका आंसर हो गया। एक ही लिगेंड प्रेजेंट है यहाँ पर, एक ही टाइप का लिगेंड प्रेजेंट है, अगर मैं मोर प्रिसाइज बोलूं तो एक ही टाइप का लिगेंड प्रेजेंट है। विच कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज मोस्ट स्टेबल, स्टेबिलिटी हम कैसे निकालते हैं, सेंट्रल एटम से, या बाइडेंटेड प्रेजेंट होगा, चिलेशन अगर प्रेजेंट होगा, चिलेट इफेक्ट प्रेजेंट होगा किसी में, अगर किसी में बाइडेंटेड लिगेंड है तो हमें आंसर सीधा ही दिख रहा है यहाँ पर कि ये हमारे पास में स्टेबल हो जाएगा ड्यू टू चिलेशन इफेक्ट। सेलेक्ट द कंपाउंड्स टेट्राहेड्रल हाइड्रोलाइसिस प्रोड्यूस एन आयन, हमारे पास में ऐसा कॉम्प्लेक्स ढूंढना है जो ट्राइहैलाइड, नया सेलेक्ट द मेटल हुज ट्राइहैलाइड कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज, कौन सा ऐसा होगा जिसका हाइड्रोलाइज नहीं होगा। गैडोलियम हमारे पास हो सकता है, एल्युमिनियम की वैलेंसी +3 होती है हमारे पास में, और बोरोन की वैलेंसी भी +3 होती है हमारे पास में। इंडियम देखा है अगला हमारे पास में, बोरोन +3 में होगा तो ये नहीं होगा, ये बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन था, वैलेंसी फैक्टर पे डिपेंडेंट।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स अ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड डबल सॉल्ट। क्या डबल सॉल्ट भी बना रहा है और कॉम्प्लेक्स भी बना रहा है? ये तो हमारे पास में डबल सॉल्ट बना रहा है हमारे पास में, और कॉम्प्लेक्स भी बना रहा है, सीधा दिख रहा है। ये केवल कॉम्प्लेक्स बना रहा है आपका, ये भी आपके पास में केवल कॉम्प्लेक्स बना रहा है, और लास्ट वाला भी केवल कॉम्प्लेक्स बना रहा है। आपका आंसर क्या हो गया यहाँ पर? सी हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ, टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म एक्सिटेड बाय द कंपाउंड। पहले वाले में हाइड्रेटेड सीधा दिख रहा है, यही एग्जांपल कराया था, H2O बाहर जाएगा कूद कूद के। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड CN and the value of coordination number of CN of central atom in all compounds are respectively। हमारे पास में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है यहाँ पर? CN का क्यों बोला है यहाँ पर? कुछ प्रिंट, अच्छा कोऑर्डिनेशन नंबर लिखा है। कोऑर्डिनेशन नंबर तो क्या हो गया आपका यहाँ पर 6 हो गया, और ये क्या हो गया? सॉल्वेट आइसोमेरिज्म हो गया। बहुत ही आसान करने वाला क्वेश्चन। आइसोमेरिज्म से आपके काफी क्वेश्चन आए प्रीवियस ईयर्स में, 2022 में, 23 में, 24 में काफी क्वेश्चन आपके आइसोमेरिज्म। ये हमारे पास दो एंटाइटी वाला क्वेश्चन हो गया, तो इस एग्जांपल से ही समझ लेते हैं। ये क्या हो गया आपका? डाई एक्वा सिल्वर है, और यहाँ डाई साइनो, अगर ये यहाँ पर सिल्वर है तो ये क्या हो जाएगा आपका? आर्जेनेट हो जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? टोटल 2, तो 1 1 ले लेंगे हम यहाँ पर। तो हमने ढूंढ लिया डाई एक्वा सिल्वर, डाई एक्वा आर्जेनेट 1। ये हमारे पास में कोऑर्डिनेशन एंटाइटी जिसमें 2 प्रेजेंट है, उस तरह का क्वेश्चन हो गया। द ऑर्डर ऑफ एनर्जी एब्सॉर्ब इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर कॉम्प्लेक्स इज। हमारे पास में जब भी कलर्स निकालने हैं, कलर हमारे पास एनर्जी एब्सॉर्ब पूछिए, एनर्जी स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। En यहाँ पर है हमारे पास में H2O होल 2 प्लस है, Na+2 है, यहाँ एक ही है हमारे पास में, और इसके अंदर 3 बाइडेंटेड अगर हमारे पास में लिगेंड है। इसका मतलब C आपका सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया, फिर B हो गया, और फिर आपके पास में यहाँ पर क्या हो गया? A हो गया। इसका मतलब उल्टा तो नहीं, यहाँ En था, सॉरी, C हो गया यहाँ पर आपका सबसे ज्यादा स्टेबल C हुआ, फिर A हुआ, और फिर उसके बाद में B हुआ। और हमें बोला था एनर्जी एब्सॉर्ब इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो हमारे पास स्टेबिलिटी के क्या होगा आपका? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो CAB क्या हो गया यहाँ पर आपका? डायरेक्ट आंसर हो गया। इस तरह के क्वेश्चंस को हम इस तरीके से करते हैं। मैं क्वेश्चन साथ में इसीलिए करा रही हूँ जिससे आपको आइडिया हो जाए किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ये दोबारा वैसे ही क्वेश्चन आ गया, NO2 और ONO, इसका मतलब एम्बिडेंडेंट लिंकेज हो गया, 2 एंटाइटीज एक साथ प्रेजेंट है, इसका मतलब कोऑर्डिनेशन हो गया। वही काउंटर एंड लिगेंड आयन की पोजीशन बदल रही है, यहाँ पर आयनाइजेशन हो गया, और हाइड्रेट दिख ही रहा है, ये बचा हुआ हो गया। तो ऑप्शन आपका सीधा क्या हो गया? वापस डी हो गया। आसान क्वेश्चन 2022 में जो क्वेश्चन आया था, 2024 में आपको वही क्वेश्चन परोस के दे दिया गया। 2023 के क्वेश्चन आपको अच्छे से करके जाने हैं। मतलब कि मेटल कार्बन बॉन्ड इन मेटल कार्बोनिल प्रेजेंट बोथ सिग्मा एंड पाई कैरेक्टर। यहाँ पर सिग्मा और पाई बिल्कुल दोनों होता है। यहाँ पर क्या होता है? हमारे पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, ये हमारे पास में बॉन्डिंग होती है, तो इसके अंदर हमारे पास में सिग्मा और पाई दोनों होते हैं। सही स्टेटमेंट है। लिगेंड टू मेटल कार्बोनिल इज एन पाई बॉन्ड एंड अ मेटल टू लिग्मा ना, यहाँ पर भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो आपका सेकंड स्टेटमेंट जो है वो क्या हो गया? गलत हो गया। तो ये हमारे पास में ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का क्वेश्चन था। सिग्मा बॉन्डेड, पाई बॉन्डेड और सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड जो कंपाउंड्स होते हैं उसका क्वेश्चन था, थ्योरेटिकल क्वेश्चन। तो ये था हमारे पास में ऑल अबाउट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मैं आपको वापस बोल रही हूँ, नीट के पेपर के 2025 के लिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से 2 की जगह 3 क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, 4 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। केमिकल बॉन्डिंग के इक्वल आपका वेटेज हो सकता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, इसलिए अच्छे से इसको घोट के जाइएगा। और अगर अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, वरना वंचित रह जाएंगे बहुत सारे अच्छे चैप्टर्स और PYQ से जो कि आपके पेपर में आ सकते हैं। लगे रहिए बच्चों, डटे रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।